अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान की एक बेहतरीन और खूबसूरत सुबह के साथ मैं हूं रुशना ज़मीर और आज मेरे साथ वाली कुर्सी खाली है क्योंकि मेरे साथी कुछ ख़ास काम से गए हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी वापस आएँ और हमें दोबारा से जो है वो प्रोग्राम में ज्वाइन करें और हमारी जो सुबह है वो और भी बेहतरीन और खूबसूरत हो जाए, क्योंकि जब वो साथ होते हैं तो एनर्जी डबल हो जाती है। ऑफकोर्स जब आप दो लोगों को देखते हैं, दो माइंड्स को देखते हैं, तो ऑफकोर्स बाकी सारी चीज़ें जो है वो डबल ट्रिपल होना शुरू हो जाती है। तो वी होप कि नजम जो है वो जल्दी से हमें दोबारा रिज्वाइन कर लेंगे। प्रोग्राम की जानिब बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। कल का दिन आपका बहुत खूबसूरत गुजरा होगा और आज भी चाहते हैं कि आज का दिन जो है वो आपका बहुत खूबसूरत, बेहतरीन और हमारे साथ फुल ऑफ एनर्जी गुजरे। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे गेस्ट होंगे, उनसे भी डिस्कशन करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो पहला टॉपिक मेरे ख्याल से उसके लिए आप सब बड़े ही एक्साइटेड, बड़े ही खुश होंगे क्योंकि कल हमें एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिली है और वो ये है कि पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का जो मैच था उसमें पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और पाकिस्तान ने इंटरनेशनल आईसीसी काउंसिल ने वनडे वर्ल्ड कप के 8वें मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ जो है वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है और अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान की शानदार सेंचुरियों की बदौलत वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो पाकिस्तान की टीम ने मुकम्मल किया है और एक तारीख रकम कर दिया। पाकिस्तान ने श्रीलंका का 345 रन्स का हदफ जो है वो पूरा किया एंड ऑफ कोर्स वंडरफुल अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान की जो परफॉर्मेंस थी उसके लिए सब जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, सब बहुत ज़्यादा खुश भी थे एंड टीम ग्रीन शर्ट्स जो हैं उनके लिए ऑफ कोर्स दाद भी बनती है और वो वही बात है कि आपकी अप्रिसिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जब आप अप्रिसिएट करते हैं ग्रीन शर्ट्स के लिए, आप पोस्ट लगाते हैं, आप उनको कहीं ना कहीं पे उनके लिए कहीं ना कोई अच्छे अल्फाज बोल रहे होते हैं तो वो ग्रीन शर्ट्स का जो जोश और जज्बा है वो डबल हो जाता है और जब डबल हो जाता है तो इस तरीके से वो खेल के मैदान में सामने उभर के आता है और इस तरीके से तारीख रकम होती है कि पाकिस्तानी टीम ने 345 रन का हदफ जो है वो किस तरीके से पूरा किया। तो एक वंडरफुल चीज़ थी। इसके ऊपर बात करेंगे, हमारे साथ डिस्कशन के लिए मौजूद होंगे जी क्रिकेट एक्सपर्ट खुर्रम शहजाद अवान। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम, बताइएगा कि कल के मैच को आप किस तरीके से देख रहे हैं और ये ज़बरदस्त जो पाकिस्तान ने समेटी है इसको आप किस तरीके से सम अप करेंगे? जी फर्स्ट ऑफ ऑल वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान ने हिस्ट्री में की है कि वर्ल्ड कप का हाईएस्ट रन चेस किया है इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप। और सेकंडली देखें, पाकिस्तान की टीम कल एक बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन में नजर आई। मैंने हालांकि आपके कल के प्रोग्राम में भी जिक्र किया था और डिफरेंट टीवी चैनल्स पे भी कि अगर अब्दुल्ला शफीक को चांस दें, क्योंकि फखर जमान उस तरह से फॉर्म में नहीं थे, आउट ऑफ फॉर्म थे, और अब्दुल्ला शफीक ने लास्ट अगेंस्ट जो श्रीलंका का मैच था उसमें भी इन्होंने 50 रन की थी एशिया कप के अंदर, और इधर उन्होंने एक एक्स्ट्रा इनिंग खेली। और देखें, एक ड्रीम कम ट्रू हुआ है कि आप डेब्यू वर्ल्ड कप के मैच में आते हैं और 100 करके जाते हैं। और इसके अलावा जो मोहम्मद रिजवान ने इनिंग खेली है वो बहुत ही आउट क्लास इनिंग थी। हालांकि उनको क्रैम्प भी हो गया था, उन्होंने उसको कंटिन्यू किया। देखें, पाकिस्तान की टीम देखें वर्ल्ड कप के हवाले से, स्पेशली बड़े टूर्नामेंट्स के हवाले से, टोटली अनप्रेडिक्टेबल टीम है। और जब ये जेल हो जाती है, रिदम में आ जाती है, कॉम्बिनेशन बन जाती है, तो अगलों के लिए बहुत बड़ी अलार्मिंग कॉल होती है, जो कि हो चुकी है। और बिफोर द मैच ऑफ इंडिया जो अहमदाबाद में खेला जाना है, और ये बहुत अच्छी पाकिस्तान को जीत की जरूरत भी थी और पाकिस्तान ने विन किया। और इसके अलावा फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में आप देखें तो हसन अली की कल अच्छी परफॉर्मेंस रही। वो बिट एक्सपेंसिव जरूर है, बात ये है कि वो भी अच्छे रिदम में नजर आए। पाकिस्तान को थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। जो नवाज हैं उस तरह से उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, उनको थोड़ा सा अपनी लाइन और लेंथ पे करना पड़ेगा कंट्रोल। ठीक है। अच्छा खुर्रम, दो कामयाबियां पाकिस्तान समेट चुका है और अगला मैच जो है वो बड़ा मेरे ख्याल से सनसनीखेज होना जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान का भारत के साथ अगला टाकरा होगा। क्या समझते हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कितनी वेल प्रिपेयर्ड है हमारी टीम? क्योंकि दो मैचेस अगर अपने नाम कर चुकी है तो मेरे ख्याल से तीसरे के लिए भी प्रेशर थोड़ा कम हो चुका होगा, क्योंकि जब दो कामयाबियाँ समेट लेते हैं तो उसके लिए आप ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। देखिए, आप जब इतना बड़ा टोटल चेस करते हैं तो आपको ज़ाहिर सी बात है, एक ऑलरेडी आपका एक रिदम बन जाता है। और देखें, अगली टीमों के लिए भी थोड़ा सा अलार्मिंग होता है। स्पेशली देखें, इंडिया की टीम, नो डाउट इंडिया की टीम के पास से अच्छा पेस अटैक भी है, स्पिनर्स भी बहुत अच्छे हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी जा रही है। दूसरा, उनको एडवांटेज जरूर है। देखें, वर्ल्ड कप का मैच है, प्लस इंडिया में हो रहा है, होस्ट नेशन है, क्राउड भी है, वहाँ कैपेसिटी भी आपको पता है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेडियम में 1,32,000 की कैपेसिटी है। पाकिस्तान को वहाँ भी इसी तरह एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी चाहिए। वहाँ भी जो मैच होना है, हाई स्कोरिंग मैच होना है। देखें, पाकिस्तान के ओपनर्स ने कल अच्छा परफॉर्म किया, स्पेशली जैसे अब्दुल्ला शफीक हैं, इनको वहाँ भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। साथ में मामूल हक को भी थोड़ा परफॉर्म करना चाहिए। नीचे का आपको पता है कि माशाल्लाह जो हमारे पास प्लेयर्स हैं, बाबर आजम है, रिजवान फॉर्म में, इफ्तिखार हैं, सऊद शकील, पाकिस्तान का अच्छा कॉम्बिनेशन है।
ठीक है। अच्छा खुरम, बॉलिंग लाइन को आप किस तरीके से देख रहे हैं कि उसमें क्या चेंजेस होनी चाहिए? क्योंकि देखिए अगर इतना बड़ा हदफ पाकिस्तान ने कल मुकम्मल कर लिया है तो बॉलिंग लाइन में भी कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए जिससे पाकिस्तान की हिकमत अमली जो है वो नेक्स्ट मैच के लिए ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। देखिए बॉलिंग लाइन में पाकिस्तान का जो कंटिन्यू रहेगा, और स्पिन के अंदर आपके शादाब खान है, ब्रेकम वो ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। अब उनको परफॉर्मेंस देनी चाहिए, वाइस कैप्टन भी है, रिस्पांसिबिलिटी भी है उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा। लेकिन फील्डर बहुत अच्छे हैं, फिर नीचे आके बैटिंग भी कर लेते हैं, और नवाज जो है वो थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म है, उनके ऊपर प्रेशर जरूर होगा। पाकिस्तान सिमिलर बॉलिंग अटैक के साथ ही जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच खुरम, और वी होप कि हमारा अगला मैच जो है, अगला टाकरा भारत के खिलाफ जो है वो भी इसी तरीके से ज़बरदस्त और इसी तरीके से, और एंड वी आर होपफुल कि अगला मैच जो है वो भी हमारे लिए इतना ही चैलेंजिंग होगा। क्योंकि भारत के खिलाफ है तो थोड़ा प्रेशर भी होता है, थोड़े से हम उसके लिए एक्साइटेड भी हो जाते हैं, लेकिन ग्रीन शर्ट्स को सपोर्ट करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। इनके इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें ताकि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर से बेहतर होती रहे, और ऑफ कोर्स भारत भी बड़ा वेल प्रिपेयर्ड होगा क्योंकि उनकी ही सरजमीन पे मैच खेला जा रहा है। लेकिन वी आर होपफुल, और अगला मैच जो है वो इंशाल्लाह ज़बरदस्त होगा और हमारे लिए एक और गुड न्यूज़ आएगी। तो वो जब गुड न्यूज़ आएगी तो हम उनके साथ, आपके साथ मिलकर जो है वो गुड न्यूज़ इस सुबह पाकिस्तान के सेट पे दोबारा सेलिब्रेट करेंगे। जिस तरीके से आज पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का जो मैच जीता है वो गुड न्यूज़ सेलिब्रेट करें, तो अगली गुड न्यूज़ भी इसी तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। कुछ दुनिया के हाल से भी आपको बताते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें भी हमारे पास सामने आ रही हैं कि कौन कौन सी खबरें हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती जा रही हैं। और उसमें एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। बहुत सारी चीज़ें जो है वो खो जाती हैं और जब वो दोबारा मिलती हैं तो उनके लिए बड़े हम एक्साइटेड होते हैं, बड़े हम खुश हो रहे होते हैं। इसी तरीके का एक वाक़या आया कि इंटरनेट पर एक खबर वायरल हो रही थी, और वो ये थी कि एक खोया हुआ तोता जो है वो बड़े ही ज़माने बाद अपने मालिक को वापस मिल गया। और मिला किस तरीके से कि एक तोता जो है उसने पुलिस एहलकार को अपनी शनाख्त करवाई है, और शनाख्त किस तरीके से करवाई वो स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको बताती हूँ। मालिक को ढूंढ लिया गया तोते की आवाज़ की वजह से, ठीक है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मगरबी अफ्रीकी सुरमई तोता जिसे 3 साल कबल फ्रांस में चोरी किया गया था, वो जो है वो हैरत अंगेज़ वाक़यात के बाद तरतीब से जो है वो अपने मालिक के पास वापस चला गया। गुज़श्ता हफ्ते दुकानदार ने एक जगह पे जो है वो इसको तोते को फ़रोख्त करने की कोशिश की, लेकिन हुआ ये कि पुलिस एहलकार जब वहाँ से गुजरे तो तोते ने अपना नाम जो है वो ऊंचा ऊंचा पुकारना शुरू कर दिए। जैकू जैकू इसका नाम था। जब इसने नाम अपना पुकारना शुरू कर दिया तो पुलिस एहलकार को याद आया कि 3 साल पहले इस तरीके की एक जो रिपोर्ट है वो जमा कराई गई थी। तो उसके बाद इन्होंने वो रिपोर्ट जो है वो देखी, और उसके बाद वो तोता जो था जैकू नाम का वो अपने असली मालिक के पास वापस चला गया। तो वापस चला गया, और इस तरीके की ये गुड न्यूज़ थी। उनके जो तोता और मालिक थे वो 3 साल बाद रीयूनाइट हो गए। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि कितनी अच्छी बात है कि 3 साल बाद भी पुलिस एहलकार को याद था कि इस तरीके की हमारे पास कोई कंप्लेन आई थी, और बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा उन्होंने किया और वो तोता वापस अपने मालिक तक उन्होंने पहुंचा दिया। आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान की ही खबरों से कुछ दोबारा इस चीज़ का आगाज़ करेंगे। और आपको पता है कि किस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक नया प्रोसेस जो है वो शुरू किया कि इन कैमरा हेयरिंग होती है मुख्तलिफ केसेस की, और ये खुशाइंद अमल भी है ताकि लोगों को भी पता चले कि किस तरीके से ये चीज़ें जो है वो हो रही है। दूसरी तरफ एक चीज़ ये भी हो रही है कि हमारे पास इलीगल फॉरेनर्स जो हैं पाकिस्तान में जो रह रहे हैं उनको इवैक्यूएट करने का, उनको अपने मुल्क वापस भेजने का प्रोसेस भी जो है वो जारी है। गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्की जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, ना सिर्फ अफगान बल्कि जितने भी गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्की पाकिस्तान में रह रहे हैं, ये क्रैकडाउन जो है ये उन तमाम लोगों के लिए, किसी भी एक नेशनैलिटी के लिए, किसी भी एक कंट्री के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक से जितने भी गैर कानूनी तौर पर, ये चीज़ नोटिस करना जरूरी है कि गैर कानूनी तौर पर जितने गैर मुल्की रह रहे हैं उनके लिए क्रैकडाउन शुरू किया जा रहा है। तो इसके लिए हमारे पास थोड़ी सी डिटेल भी है, पहले वो डिटेल देखें, उसके बाद आपको मिलवाएंगे एक गेस्ट से जिसके साथ हम इस पर फर्दर डिस्कशन करेंगे। गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ सिंध के महकमा दाखिला ने मुश्तरका कमेटीज़ बनाने का फैसला किया है। पुलिस को इन ग्राउंड रखने की पॉलिसी बनाई गई है जिसके तहत वन विंडो ऑपरेशन होगा। अब तक तकरीबन 1800 अफराद को पकड़ा जा चुका है। सिंध के निगरान वजीर दाखिला रिटायर्ड ब्रिगेडियर हारिस नवाज ने कराची में मीडिया से बात करते हुए कहा कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारिकीन वतन किसी भी मुल्क के हों उन्हें वापस भेजा जाएगा। हम ऐसा मैकेनिज्म बना रहे हैं जिसके तहत रजिस्टर्ड तारिकीन वतन को कुछ नहीं कहा जाएगा। अब हमने बड़ा ही अच्छा लायामल इसके लिए भी बनाया है कि डिप्टी कमिश्नर, नादरा, SSP और इसके बाद स्पेशल ब्रांच के रैप हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद होंगे। वन विंडो ऑपरेशन होगा, जितनों को पकड़ेंगे उसको चेक करेंगे कि इसके बाद नादरा का रजिस्टर्ड कार्ड है, जाली कार्ड है, जाली सर्टिफिकेट है, ओवरस्टे किया हुआ वीज़ा में, दे आर ऑल इलीगल इमिग्रेंट्स। जो भी अफगान रिफ्यूजीज़ यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर का रजिस्टर्ड है, इनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, इनको हम कुछ नहीं कह रहे। अवाम ने गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार किया है। आजकल जो स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहे हैं ये इनमें इनका बहुत ज़्यादा हाथ। गैर कानूनी लोग हैं उनको जाना चाहिए
और जो अपने कारोबार इधर कर रहे हैं, जो लीगल हैं, जिनके पास वीज़ा है, इधर का सीएनएसी है, वो इधर उनको कारोबार करने देना चाहिए। पहले मरहले में गैर कानूनी तारिकीन वतन को निशानदही के बाद हिरासत में लिया जाएगा, जबकि दूसरे मरहले में बाकायदा डिपोर्ट किया जाएगा। जी बिल्कुल, इस तरीके से प्रोसेस होगा कि 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी गई है कि जितने भी गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्की पाकिस्तान में रह रही है उन सब के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो चुका है, और उसके बाद अगर वो वापस नहीं जाते तो कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे जो है वो अपने तरीके से कार्रवाई करेंगे और ऐसे अफराद को डिपोर्ट करने के लिए तमाम इकदाम जो है वो पूरे करेंगे। अब पाकिस्तान में कोई भी गैर मुल्की जो है बगैर वीज़ा और पासपोर्ट के दाखिल नहीं हो सकेगा, और ये सिर्फ फैसला ये दोबारा क्लियर करने की ज़रूरत है कि ये फैसला सिर्फ अफगान शहरियों के लिए नहीं है, बल्कि जितने भी तमाम गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्की यहाँ पाकिस्तान में रह रहे हैं और मुख्तलिफ सरगर्मियों में मुलविस हैं, ये उनके लिए जो है ये क्रैकडाउन किया जा रहा है। इसके ऊपर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं माहिर आलमी उमूर सैयद मोहम्मद अली। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो क्रैकडाउन किया जा रहा है, कि आपको लगता है कि 31 अक्टूबर तक की जो डेडलाइन है इस तक ये पूरा हो जाएगा? बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ, देखें, हुकूमत और उसके जो तमाम रेलेवेंट इदारे हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस पे अमल दरामद हो सके, क्योंकि आप जानती हैं कि पाकिस्तान की ये कौमी सलामती का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और चूँकि इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत, रियासती इदारे, फ़ौज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनको ये वक्त और भरपूर अंदाज में इस बात का एहसास है कि न सिर्फ दहशत गर्दी बल्कि स्मगलिंग, दीगर जराइम और जो इलीगल ट्रैफिकिंग है, मनी की जो तरसील है, इन तमाम मामलात में बदकिस्मती से जो इलीगल लोग पाकिस्तान में मुक़ीम हैं, खुसूसन अफ़गान, वो मुलविस हैं। तो इन तमाम चैलेंजेस से बर वक्त और हमजहत अंदाज में काबू नहीं पाया जा सकता जब तक कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनको रजिस्टर किया जाए, या जो रजिस्टर्ड नहीं हैं उनको जल्द अज जल्द वापस अपने मुल्क रवाना किया जाए। बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या ये सही वक्त है ये फैसला लेने का, या ये फैसला हमें बहुत अरसा पहले ले लेना चाहिए था? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है आपकी कि ये बहुत पहले ले लेना चाहिए था। अगर आप आइडियल बात करें तो मैं समझता हूँ जब अब पहली अफ़गान जंग का जब इख्तिताम हुआ था 1988-89 के टाइम पे, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं अफ़गान महाजरीन के पाकिस्तान में रहने के, उसके ऊपर मेरे ख्याल में एक स्टडी की ज़रूरत थी और उस वक्त ये फैसला ले लेना चाहिए था। अब देखें, दीगर भी कई ममालिक की एग्जाम्पल्स हैं, जिस तरह जो शाम में हाल ही में जंग हुई है उसकी बड़ी तादाद के जो महाजरीन हैं वो तुर्की गए हैं। इसी तरह अफगानिस्तान से बहुत से महाजरीन जो हैं वो ईरान गए हैं। तो उन्होंने उनको कैंपों में न सिर्फ महदूद किया है बल्कि रजिस्टर किया है और इंश्योर किया है कि उनके उस मुल्क में आने के जो असरात हैं वो बाकी माशरे पे नामुरतब हों। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल में ये, लेकिन बहरहाल ये खुशाइंद अमल है कि ये इस वक्त किया जा रहा है, और जो गम गुस्से का इजहार अफगान हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है वो मैं समझता हूँ कि मुस्बत नहीं है, और मैं समझता हूँ कि जो अफगान हुकूमत है उसको भी ये समझाने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर जो अफगान शहरी रहते हैं, अफगान हुकूमत को चाहिए कि वो उनको भी एडवाइस करे और इनकरेज करे कि वो पाकिस्तान के तमाम तर कवानीन की पाबंदी करें, बल्कि अगर उनके पास कागजात नहीं हैं, दस्तावेजात नहीं हैं और उनको 31 अक्टूबर तक वापस जाना पड़ता है, लेकिन फ्यूचर में अगर वो पाकिस्तान में कारोबार करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, इलाज करवाना चाहते हैं, तो वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड जो वीज़ा रजीम है उससे गुजरें, वीज़ा अप्लाई करें, तमाम डॉक्यूमेंट शेयर करें, और जिसने अरसे के लिए और जिस मकसद के लिए वो पाकिस्तान आना चाहते हैं उसके सबूत के साथ वीज़ा लें और एक कानूनी अंदाज में पाकिस्तान आएँ और सहूलियात का फ़ायदा उठाएं। लेकिन इल्लीगल तरीके से पाकिस्तान में रहना मैं समझता हूँ अब पाकिस्तान के कौमी मफाद में बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे सैयद मोहम्मद अली साहब। ये बताइएगा कि इसी तरफ आना चाह रही हूँ कि अफगान अबूरी हुकूमत के नुमाइंदा ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पाकिस्तान को अपने इस फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में इससे कोई फ़र्क आएगा अगर हम इस तरीके से ये गैर कानूनी गैर मुल्कियों को वापस भेज रहे हैं? देखिए, ये बदकिस्मत बात है कि जो 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है अफगान तालिबान को बरसरे इख्तिदार आए हुए काबुल में,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, जो दोहा एकॉर्ड की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो रीजनल कंट्रीज उसके जो हमसाया ममालिक हैं उनकी तवक्कुआत हैं, बदकिस्मती से वो उस पर पूरा ना उतरे हैं ना उतर रहे हैं। और जो इस तरह की गुफ्तगू है, ये एक आप समझें कि एक जिम्मेदार रियासत जो कि अक़वाम आलम या इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव रुकन बनना चाहती है, उसे ज़ेब नहीं देता है। बजाय ये कि वो पाकिस्तान के खिलाफ गम गुस्से का इजहार करें, इल्ज़ाम तराशी करें, उनको उनके अपने मफाद में और अफगान शहरियों के अपने मफाद में ये है कि उनको ये हौसला अफजाई भी की जाए, उनको हेल्प भी दी जाए, उनको फैसिलिटेट भी किया जाए कि जिस तरह वो अमेरिका, यूरोप में जाने के लिए वीजा अप्लाई करते हैं। देखिए 2-2 साल वो वेट कर रहे हैं, 2-2 साल। लाखों ऐसे अफगानी हैं जो कि अमेरिकी अफवाज के साथ कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे और उनको खदशात हैं अफगान तालिबान से और वो अमेरिका और यूरोप जाना चाहते हैं। तो वो 2-2 साल से वीजे के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ और वो पेशेंटली वेट कर रहे हैं। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो वो तवक्को करते हैं कि जी कोई वीजा ना हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन ना हो। तो मैं समझता हूँ ये संजीदा और गैर हकीकत पसंदाना अप्रोच है और इनको चाहिए कि वो इस बात को रियलाइज करें कि पाकिस्तान के अपने कौमी सलामती के ये तकाजे भी हैं, कानूनी रिक्वायरमेंट भी है। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, जो इंटरनेशनल लीगल कमिटमेंट्स पाकिस्तान के ऑब्लिगेशंस हैं, मिसाल के तौर पे फैटफ के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट पाकिस्तान की ऑब्लिगेशन है कि पाकिस्तान के अंदर जो है कोई टेरर फाइनेंसिंग नहीं हो रही। तो ये बहुत ज़रूरी पाकिस्तान के अपने कौमी मफाद में है कि हम चीज़ों को डॉक्यूमेंट करें, इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स और लीगल ऑब्लिगेशन पूरी करें। और हम तवक्को करते हैं कि अफगान हुकूमत भी अपने शहरियों को गाइड करेगी, एडवाइस करेगी कि वो तमाम तर कानूनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करें। अगर वो पाकिस्तान के अंदर आना चाहते हैं, यहाँ की सहूलियात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और इसके साथ ही साथ इससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात भी खुशगवार रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, ये आगे बढ़ते हैं और ये बताइएगा कि जो प्रोसेस पूरा हो रहा है 31 अक्टूबर तक जिसकी डेडलाइन दी गई है, इसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन भी हो रही है कि शायद ये उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा है या बाकी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। हुकूमत का क्या लाएमल है और हुकूमत किस तरीके से उनको जो है वो ये प्रॉपर प्रोसेस जो है वो चला रही है? देखें, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू जो है इसका कानूनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव है और रजिस्ट्रेशन का है। लेकिन दूसरा जो पहलू है वो इसका एक नफसियाती पहलू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, अब जबकि हुकूमत ने एक बिल्कुल अनएम्बिगुअस ऐलान कर दिया है कि 31 अक्टूबर तक जो गैर मुल्की पाकिस्तान में अनडॉक्यूमेंटेड इलीगली मुकीम हैं या ओवर स्टे कर गए हैं अपने वीजे को, उनको अपने मुल्कों को वापस जाना चाहिए। अच्छा, इसके 3 पहलू हैं। पहली बात तो ये कि वो अफराद और शहरी जो बजाते खुद ओवर स्टे कर गए हैं अपने वीजे को, या उनके पास कागज ही नहीं है, या जाली कागज है, या है ही नहीं, तो उनको अपने मुल्क अगले जो बाकी दिन रह गए हैं इस महीने में, उनमें वापस चले जाना चाहिए। दूसरा पहलू जो एक और बहुत अहम है कि जिन लोगों ने इन इलीगल लोगों को अपने साथ कारोबार में शरीक किया हुआ है, उनको अपने घरों में पनाह दी हुई है या अपने मकान और दीगर इमारतें किराए पे दी हुई हैं, उनके लिए भी ये पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस पीरियड के दौरान अगर वो इलीगल अफगानों के साथ कारोबार में मुलविस हैं या उनको पनाह देने में शरीक हैं या उनको घर और दीगर प्रॉपर्टीज किराए पे दी हुई हैं, तो उनको भी चाहिए कि इन लोगों को से अपने आप को डिस्टेंस करें, इनको रिपोर्ट करें। बल्कि तीसरा पहलू बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको मैं समझता हूँ आपके जरिए से नाज़रीन को बताना बड़ा जरूरी है कि देखें, चूंकि हम साथ ही साथ अपने इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन और सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो लोग इन इलीगल लोगों के साथ कारोबार कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो टैक्स नेट में नहीं है और वो किसी गैर कानूनी सरगर्मियों में इन्वॉल्व हैं। तो मैं समझता हूँ उन पाकिस्तानियों के लिए भी ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो इन लोगों को रिपोर्ट करें और उनको भी इनकरेज करें कि वो डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाएं और अपने मुल्कों को वापस जाएं। वरना जो लोग इनको पनाह देने में, फैसिलिटेट करने में या मकान किराए पे देने में मुलविस हैं, तो ये कानून का जो मामला है ये उनके लिए भी कुछ मनफी असरात मुरतब कर सकता है।
बिल्कुल ऐसा ही है कि पाकिस्तान को अपने सोचना है ऑफ कोर्स, क्योंकि हम जिस तरीके से इकोनॉमिक कंडीशंस से गुजर रहे हैं, पॉपुलेशन अपनी भी बढ़ती जा रही है, ओवरऑल दुनिया में भी बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तो अपने लिए एक स्टेप लेना ज़रूरी है। एंड अगेन गैर कानूनी तौर पर जो भी रह रहा है, पूरी दुनिया में ये रूल फॉलो होता है, तो क्यों ना पाकिस्तान भी इसी दौड़ में शामिल हो और अपने मफादात के बारे में सोचे। दूसरी जानिब अगर हम मशरिक़ वस्ता की बात करें तो वहाँ भी सूरत हाल बड़ी कशीदा हो गई है और फ़लस्तीनी भाई हमारे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी सूरत हाल से गुजरे हैं जहाँ पे पूरी उम्मत मुसलमान को उनके साथ खड़े होने की ज़रूरत है, उनके साथ की ज़रूरत है, उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जिस तरह से इजराइल ने उनके ऊपर बड़े कोई एक प्रोलॉन्ग्ड अरसे से जो है वो बमबारी की हुई है, तशद्दुद किया जा रहा है, फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है। तो रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि बमबारी के रिज़ल्ट में जो है फ़लस्तीनियों की तादाद 400 शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद जो है वो 704 हो गई है, जबकि 4000 फ़लस्तीनी शहरी जो है वो ज़ख्मी भी हो चुके हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, ख़वातीन भी शामिल हैं। 143 बच्चे और 105 ख़वातीन भी इसमें शामिल हैं। और अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक ये जो फोर्सेस हैं इन्होंने गुज़श्ता शब भी गज़ा की पट्टी में 200 से ज़्यादा मकामात को निशाना बनाया है। ऑफकोर्स जब इस तरीके की 200 से ज़्यादा मकामात को जब वो टारगेट किया जाएगा तो बहुत सारी कैजुअल्टीज़ हो रही हैं। और सबसे अफसोसनाक बात इसमें यह है कि मासूम बच्चे और ख़वातीन जो है वो इसका शिकार हो रही है। सैयद मोहम्मद अली साहब, आप इस सिचुएशन को किस तरीके से देखते हैं और पूरे खित्ते को बल्कि पूरी दुनिया पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? बहुत शुक्रिया जी, बहुत किया आपने। देखिए, इसको आसान अल्फाज में 3 इसकी जो जिहतें हैं या डायमेंशंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक तो इसमें इंसानी हुकूक का मामला है और जो इंसानी हुकूक की सूरत हाल है गजा के अंदर, पहली बात। दूसरा मामला जो है वो दिफाई सिचुएशन क्या है इस वक्त, जो जंग की सूरत हाल है। और तीसरा के आलमी निज़ाम पे और सियासत पे इसका क्या असर पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि जी ये इंतहाई मैं समझता हूँ अफसोसनाक मुकाम है कि जिस तरह कश्मीर मकबूजा कश्मीर है, बिल्कुल उसी तरह ये गजा की जो छोटी सी पट्टी है, मतलब आपके नाज़रीन को बताता चलूं, जिस तरह इस्लामाबाद का रकबा है तो उससे तकरीबन 1/3 ये एरिया है। इस्लामाबाद का टोटल रकबा 910 स्क्वायर किलोमीटर है। इसका गजा की पट्टी का जो टोटल रकबा है वो 356 मुरब्बा किलोमीटर है और उसमें आप देखें 23 लाख लोग रहते हैं। तो आप देखें पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी ज्यादा है और ये अर्बन एरिया है, ठीक है। तो इसमें हाई राइज बिल्डिंग है, फ्लैट्स हैं, प्लाजे हैं, उनमें ही लोग रहते हैं। तो वहां पे अब आप देखें 4 दिन से मुसलसल जो बमबारी की जा रही है वो कितने बड़े पैमाने पे की जा रही है। एवरेज जो है, पहली रात उन्होंने 240 जहाज भेजे थे बमबारी करने के लिए, इतनी छोटी सी जगह पे, जरा आप अंदाजा लगाएं। दूसरी रात भी तकरीबन 200, तीसरी रात भी 200, तो तकरीबन आप सोचें कि 1000 फाइटर बॉम्बर्स ने पिछली 4 रातों में इतने छोटे से रकबे पे, जिसपे 23 लाख लोग रहते हैं, हाई राइज बिल्डिंग पे, उस पे वो मुसलसल बमबारी कर रहे हैं। और कोई अनफॉर्चुनेटली आलमी बरादरी, आलमी कोई तंजीम है, अक़वाम मुत्तहिदा, अरब लीग, OIC, इस जुल्म सतम की जो का जो सिलसिला है उसको रोकने में अभी तक कामयाब नजर नहीं आ रहे हैं। और मैं इसमें ये बात भी कहना चाहता हूँ कि देखें, जो मामला है जंग जिस भी वजह से छिड़ी है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस तनाज़े की जो बुनियाद है वो नाजायज कब्जा है फलस्तीन की ज़मीन के ऊपर, फलस्तीनियों की अराजी के ऊपर फलस्तीन का गासबाना कब्जा है, खुसूसन 1967 की जंग के बाद। दूसरी बात यह है कि आलमी सतह पे जो कवानीन होते हैं जंग के, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट उसूल होता है, उसको कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ फोर्स। यानी कि जितना जो है वायलेंस का लेवल आपके खिलाफ है, उतना ही आप दूसरे मुताहरिब के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी बात जो है वो दूसरा एक और उसूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी यूज ऑफ फोर्स। ये भी बैनुल-अक़वामी कानून का एक बहुत अहम उसूल है। यानी कि देखें, अगर आपने जंग करनी भी है तो जो मुताहरिब आपके ऊपर हमला आवर है, यानी कि मिलिटेंट है या मिलिट्री है, आप सिर्फ उसको टारगेट कर सकते हैं। आप सिविलियंस को इस तरह टारगेट करना आलमी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। तो अनफॉर्चुनेटली इन दोनों चीजों का मैं समझता हूं कि जो इसराइली अफवाज हैं वो इनको मलहूज़े खातिर नहीं रख रही। ये तो इंसानी पहलू हो गया। अब हम आते हैं इसकी जंगी सूरत हाल के तौर पे। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस लेवल और स्केल का अटैक जो है, एक सरप्राइज अटैक हमास ने इसराइल के ऊपर किया था, वो उसकी कोई नज़ीर किसी नॉन स्टेट एक्टर, किसी तंजीमी सतह पे किसी रियासत के खिलाफ नहीं मिलती है। लैंड, एयर, सी,
तीनों जगह से उस पर बैक वक्त एक बहुत वेल कोऑर्डिनेटेड हमला था। अलबत्ता मैं ये भी रिकॉग्नाइज करना चाहता हूं कि हमास के एक तंजीम है और उसने फलस्तीनियों के सेंटिमेंट, उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनकी बेचारगी का ये इजहार था, लेकिन उसको सस्टेन करने की कैपेसिटी जब तक के दीगर ममालिक उसको सपोर्ट ना करें मटीरियली, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, उसमें नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त अफसोसनाक बात यह है कि मगरबी दुनिया जो है और मगरबी ताकतों का मुकम्मल झुकाव और सपोर्ट जो है वो इसराइल को हासिल है। आपने सुना रात को अमेरिकी सदर बाइडेन ने भी कहा कि उनको हर किस्म की दिफाई इमदाद भी दी जाएगी, बल्कि आपसे बात करने से थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि अमेरिका की जो जंगी कुमक है वो हवाई जहाजों के जरिए से ऑलरेडी इसराइल पहुंचना शुरू हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि मगरबी ताकतें बदकिस्मती से बजाय कि वो जंग रोकें, अमन की तरफ पे जोर दें और जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की कॉल दें इसराइल को, वो मजीद उसको हथियार दे रही हैं, उसको मजीद इश्ताल दिला रही हैं, उसको मजीद इनकरेज कर रही हैं कि फलस्तीनियों के ऊपर बमबारी करें, बल्कि वो हथियार दे रही हैं जो कि उस बमबारी में गाजा की स्ट्रिप के ऊपर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। और लेकिन अब हम इसको आलमी सियासत की तरफ अगर लेके आते हैं तो मैं ये कहूँगा कि 3 मकासद जो है हमास ने इस हमले के नतीजे में ऑलरेडी हासिल कर लिए हैं। और वो पहला जो मकसद है वो ये है कि देखें, यूक्रेन की जंग के बाद पूरी दुनिया की तवज्जो रूस और यूक्रेन की जंग की तरफ हो गई थी और मसले फलस्तीन दब गया था, आलमी बरादरी की नजरों से ओझल हो गया था। लेकिन अब इस जंग के नतीजे में यकीनन ये दोबारा आलमी सलामती के एक बहुत बड़े मसले के तौर पर दोबारा उभरा है और अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल से इजलास भी हुआ है। तो ये भी एक उनकी कामयाबी है। दूसरा, जो अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस था, इसको फलस्तीनी इंतहाई तशवीश की निगाह से इसलिए देखते थे कि उनको ये तशवीश थी कि अगर तमाम अरब ममालिक और इसराइल के खुशगवार ताल्लुकात कायम हो गए तो मसले के फलस्तीन हमेशा के लिए दफन हो जाएगा और हमारा कोई वाली वारिस नहीं रहेगा। तो अब आपको जो सैयद मोहम्मद अली साहब, बिल्कुल बेहतरीन, आप बड़े अच्छे से इस चीज़ को समराइज़ किया और आपने बहुत बेहतरीन एक वैलिड पॉइंट निकाला। मसला जो है यूक्रेन और रशिया की जंग के बाद जो है वो बिल्कुल दब गया था, लेकिन हमास की वजह से दोबारा ये हाईलाइट हुआ। इंटरनेशनली इस चीज़ को हाईलाइट होना भी चाहिए क्योंकि इशू बहुत अरसे दराज से चलता आ रहा है और इसका कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। और उसके हल के लिए ज़रूरी है कि तमाम आलमी बरादरी जो है वो एक पेज पर आए, इसको डिस्कस करे और इसका कोई मुस्बत सलूशन जो है वो निकाले। और उसके साथ साथ जो जितनी भी उम्मत मुसलमान के ममालिक हैं उनको भी चाहिए कि वो इकट्ठे हों और फ़लस्तीन का साथ दें। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए, इस टॉपिक पे हमारे साथ बात करने के लिए। अगले टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे और आपको पता है कि थोड़ी देर पहले जैसे मैंने डिस्कस किया कि बड़ा ही एक खुशाइंद कदम जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से लिया गया है। वो ये है कि इन कैमरा जो है वो कोर्ट की हियरिंग जो है वो दिखाई जाती है ताकि लोगों को पता चले कि क्या चीज़ें चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में क्या केसेस चल रहे हैं और उनका किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है, ताकि लोगों को सारी चीज़ें वाज़ेह तौर पर दिखाई जा सकें, ताकि वो सारी चीज़ें क्लियर हों, उसमें किसी तरीके की कोई भी क्वेश्चन ना आ सके, कोई भी एम्बिग्विटी ना आ सके। कल भी जो है वो इन कोर्ट हियरिंग जो थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की चल रही थी, पिछले 3 रोज़ से की चल रही है, मंडे को भी थी, ट्यूसडे को भी थी और आज भी जो है वो इस चीज़ को दोबारा कंटिन्यू किया जाएगा। अब तक इसकी क्या पेशरफ्त है इसके ऊपर बात करेंगे और इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर एजाज हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। बिल्कुल सही, तो समराइज़ कर दें कि जो पिछले 3 दिन से ये इसकी हियरिंग चल रही है, लास्ट वीक में भी थी और कल और परसों जो चली है, इसका पूरा एक ओवरऑल ओवरव्यू अगर हमारे व्यूअर्स को देते हैं। जी, ये 5वीं आज समाअत होगी और इस बात का कभी इम्कान है कि आज समाअत मुकम्मल हो जाए। अब फैसला महफूज किया जाता है या शॉर्ट ऑर्डर दिया जाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन लग यही रहा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, कॉन्स्टिट्यूशन इसमें इन्वॉल्व है, तो ये इसमें जजमेंट रिजर्व की जाएगी, यानी फैसला महफूज किया जाएगा। अब ये जो की गई है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, बेसिकली ये कानून बन चुका है अब। ठीक है। अब ये है कि इसको देखना, सुप्रीम कोर्ट ने ये देखना है कि उसके इख्तियारात में कहीं तजावुज़ तो नहीं हो रहा, कहीं उसके इख्तियारात में, उसकी डोमेन में पार्लियामेंट तो नहीं आ रही। तो ये वो मामला है क्योंकि आइन का जो आर्टिकल है 191 वो ये कहता है कि जो अपने कवायद हैं, रूल्स हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद बनाने हैं। ठीक है। अब ये कवायद जो बना के दे रही है, ये बना के दे रही है पार्लियामेंट। 1980 में पहले मरतबा जो है सुप्रीम कोर्ट के कवायद बने थे, लेकिन उसमें मसाइल हैं, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई,
मैंडेट नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन उसमें जिक्र है, जैसे मास्टर ऑफ द रोस्टर। अब मास्टर ऑफ द रोस्टर जो चीज़ है ये 1962 तक, उससे पहले आइन में रही, जो हमारा एक 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन या उसके पहले जो ब्रिटिश इरा था उसमें ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती रही, मास्टर ऑफ द रोस्टर, यानी कि वो चीफ जस्टिस से सारा कुछ डिसाइड करता था कि कितने रुकनी बेंच होगा, क्या होगा। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जब 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन आया, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो इसमें ये चीज़ ख़त्म कर दी गई। तो वो लेकिन कवायद में वो चीज़ शामिल है, 1980 के जो कवायद है उसमें ये चीज़ शामिल है। अब ये चीज़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, यहाँ पे है, लेकिन उस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन से हटाई गई, जाहिर है जो कानूनदार थे, जो उस वक्त जिन्होंने दस्तूर बना रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे, वो इस चीज़ से बाखूबी आगाह थे कि अगर इस चीज़ को बीच में रखते हैं तो इससे मसाइल पैदा होंगे, और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने बीच में से निकाल दिया। लेकिन वो चीज़ शामिल है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, अपील का हक ना होना, जैसे सुप्रीम कोर्ट 184(3) का जो इस्तेमाल होता है, जिसको हम मफाद अमा में कहते हैं कि पब्लिक राइट्स में, और वहाँ पे सो मोटो भी लेती है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट अप्रोच भी किया जाता है 184(3) के तहत। प्रोसेस तो ये है कि नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो केस चलता है, लेकिन बाज़ औक़ात इस केसेस इस नोयत के होते हैं कि उसमें ताख़ीर जो है ना, वो बहुत कुछ उसका नुकसान होता है, तो इसलिए वो डायरेक्ट जो है वो किया जाता है, जिसमें लोगों के हुकूक ख़ास तौर पर जो है इन्वॉल्व होते हैं। तो वहाँ पर भी मिसयूज़ हुआ माजी में, वो बहुत से अहम चीज़ों में, जैसे जस्टिस काजी फायजी साहब ने कहा था कि चीनी की निर्ख मुकर्रर करने के लिए भी 184(3) का सहारा लिया गया, सो मोटो लिया गया। तो इन चीज़ों को जो है वो कटेल करना है। अब ये जो कानून साजी हुई है, लेकिन कानून साजी फिर वही बात है कि एक चीज़ हो तो बहुत अच्छी रही है, लेकिन जिस बंदे ने वो किया, क्या उसका वो इस्तेकाक था कि वो कर सकता। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेंच जो है मुनक़सम नज़र आता है। वहाँ पर एक अप्रोच ये है कि अगर अदलिया ने काम नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने काम नहीं किया, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि कोई दूसरा इदारा उठ के ये काम करते। वो काम क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही करना था, कवायद उसी ने बनाने हैं, अगर उसमें तरमीम भी करनी है, अमेंडमेंट भी करनी है, तो वो उन्होंने करनी है, ठीक है। तो दूसरा एक ये जो दूसरे जजेस है वो ये कहते हैं कि अगर एक काम अच्छा हो गया है, पार्लियामेंट ने कर दिया, उसमें अपील का हक दे दिया गया है, उसमें चीफ जस्टिस को मास्टर ऑफ द रोस्टर उसे साइड पे किया गया, और ये कहा गया कि एक 3 रुकनी जजेस की कमेटी बना दी है, 2 सीनियर मोस्ट जजेस साथ शामिल किए गए हैं कि बेंचेस की तश्कील के हवाले से साथ वो मिलकर फैसला करेंगे, ताकि उंगली ना उठे कि चीफ जस्टिस ने मनपसंद फैसला कर दिया है बेंचेस की तश्कील के हवाले से। और इसके साथ साथ ये है कि चेंज ऑफ काउंसिल इन रिव्यू, कि वहाँ पर ये होता था कि आम जो केस का पहला जो पेश होता था वकील, अगर नज़रसानी दरख्वास्त आती है उसमें भी वही वकील कंपल्शन थी कि वही पेश होना, लेकिन वो चीज़ ख़त्म की गई है। तो ये इसमें पॉजिटिव, नो डाउट कि इसमें बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन मसला ये है कि फिर वही बात आ जाती है, जजेस कहते हैं, जो एक जजेस का ग्रुप है वो ये कहता है कि अगर बहुत अच्छी भी कॉन्स्टिट्यूशन ये उसमें कानून साजी की गई है, लेकिन ये उस इदारे ने नहीं करनी थी, पार्लियामेंट ने नहीं करनी थी, ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने करनी थी। कल चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब की तरफ से इस सवाल भी आया, जो कि एक बड़ी उसकी अब एक इस लिहाज से इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कि उन्होंने कल जब MQ के वकील जो दलाइल दे रहे थे, उन्होंने कहा कि क्या ऐसे हो सकता है कि इस स्टेज पे आके अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे कि वो खुद अपने कवायद जो है ना फिर से फुल कोर्ट इजलास बुलाए। फुल कोर्ट इजलास से एक तो है फुल कोर्ट मीटिंग होती है, उसको इजलास कहते हैं, एक हियरिंग होती है जैसे अब हो रही है। तो इजलास में ये होता है कि वो आपने इंतजामी अमूर और बाकी चीज़ें डिस्कस करती हैं, और ये कवायद जो बनाने हैं ये भी फुल कोर्ट इजलास में बनने हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये हुआ, जैसे जस्टिस काजी फायजी साहब ने कल भी कहा कि 4.5 साल से फुल कोर्ट इजलास ही नहीं हुआ, यानी कि तमाम जजेस मिल बैठे नहीं अभी तक 4.5 साल में। और ये जो इस वक्त भी फुल कोर्ट हेयरिंग चल रही है, ये 2015 में आखिरी मरतबा फुल कोर्ट हेयरिंग हुई थी, उसके बाद ये तकरीबन 8 साल के बाद फुल कोर्ट हेयरिंग हो रही है। तो लिहाजा ये एक चीज़ है। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को कैसे देखती है, क्योंकि अहलियत कॉम्पिटेंस जो है ना पार्लियामेंट की, वो यहाँ पर देखी जा रही है कि आया 191 वहाँ पे मौजूद है, उसके होते हुए क्या पार्लियामेंट जो है उसको ये हक दिया जा सकता है कि वो ये जो कवायद है या रूल्स है ये बना के सुप्रीम कोर्ट को दे, क्योंकि एक है ट्राइकोटोमी ऑफ पावर। ट्राइकोटोमी ऑफ पावर ये है कि रियासती इदारे जो हैं, तीनों सतून जो हैं, मुक़न्नना है, इंतज़ामिया है और अदलिया है, इनके इख्तियारात में आइन ने तवाज़ुन रखा है। अब एक इदारा जब दूसरे इदारे के इख्तियार में तजावुज़ करेगा तो लिहाजा उसमें क्या होगा, दूसरा भी करेगा, तीसरा भी करेगा, उससे फिर तो वो उस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन ने देखा हुआ है। अब देखना यह है कि क्या मुकर्रना कर सकती है, फिर उसमें आगे एक अलग बहस छिड़ जाती है कि बेंचेस कौन से होंगे। जैसे जस्टिस आयशा मलिक जो है, उन्होंने ये कहा कि
जब फुल कोर्ट हेयरिंग कर लेगा इस मामले की, ठीक है। जो कानून है वो देता है अपील का हक, फुल कोर्ट हेयरिंग जब कर लेगा, यानी 15 के या 17 रुकनी जज होंगे तो वो कर लेंगे, उसके बाद अपील का हक कैसे होगा? क्योंकि अपील का हक जो इस कानून में दिया गया वो ये है कि वो जजेस नहीं सुनेंगे, दूसरे जजेस सुनेंगे। ठीक है। अब जब फुल कोर्ट ने ही वो मामला सुन लिया तो वो अपील का हक कैसे अवेल करेगा? अपील का हक तो खत्म हो जाएगा ना उसका। यही चीज़ है, इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि ये कानून अभी लाया गया। और दूसरा फिर एक और भी सवाल आ जाता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जब ये कवायद उसको बना के दे दिए जाते हैं तो क्या वो फिर दोबारा उसमें कोई नई तरमीम कर सकती है? क्योंकि वो कवायद जो बना के दिए हैं वो उसने पार्लियामेंट ने बना के दिए हैं। फिर वहाँ पर शायद सुप्रीम कोर्ट का भी ये इस्तेकाक खत्म हो जाता है कि वो उसमें फिर जो मैंने आपको बताया कि कुछ छोटे जो है वो थोड़े बहुत सुकम है, तो वो सुकम कैसे दूर होंगे? तो ये एक चीज़ है। आप देखते हैं आज जब ये समाअत ख़त्म होती है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल आज दलाइल देंगे, उनके बाद पहले सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी, पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नहीं थी, बाकी सारों ने दलाइल मुकम्मल कर लिए, दरख्वास्त गुजारों ने भी दलाइल मुकम्मल कर लिए। तो ये आज पाँचवा रोज़ है, इसमें लग यही रहा है कि समाअत मुकम्मल हो जाएगी। फैसला मुझे जो लग रहा है वो यही है कि फैसला इंपॉर्टेंट चीज़ है, फैसला महफूज होगा। ठीक है। आज की कार्रवाई के मुतालिक आप क्या समझते हैं कि क्या फैसला है, किस तरीके का फैसला जो है वो मुतवक्के हो सकता है, और दलाइल को देखते हुए आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या होगा? देखें, मामला क्योंकि अदालत के अंदर सब जुडिस है, हम इस हवाले से कोई क्या राय नहीं कर सकते, लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा ना, जब अटॉर्नी जनरल दलाइल मुकम्मल करेंगे तो इसमें कभी इम्कान है कि फैसला महफूज होगा। अब इसमें 2-3 ऑप्शन हैं जिसमें अदालत जा सकती है। एक तो ये है कि इस क्योंकि मैंने पहले बता दिया आपको कि मुनक़सम है, बेंच जो है मुनक़सम है, उसमें ये हो सकता है कि जैसे जस्टिस काजी फाइज सईद चीफ जस्टिस ने कल एक कहा था कि अगर पार्लियामेंट ने जो कानून साजी की है ये अपनी जगह पर, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट अपने कवायद खुद अब बनाना शुरू कर देती है, फुल कोर्ट इजलास होता है, उसमें चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, तो वो क्या होगा? लेकिन उसमें जो MQM के वकील थे उन्होंने ये कहा था देयर शुड बी अ वेरी कॉन्स्टिट्यूशनल रीज़न फॉर डूइंग इट। अगर अदलिया अब करती है, क्योंकि एक कवायद बन के उसके पास आ गए हैं, अगर वो अब कवायद बनाती है या नए सिरे से उसको देखती है तो उसमें फिर ये होगा कि उसको कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रीज़न देनी पड़ेगी, जस्टिफिएबल रीजनिंग देनी पड़ेगी कि हम इसलिए कर रहे हैं। क्योंकि अगर कल चीफ जस्टिस ने भी ये कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम किया होता तो मुकर्रर को ये काम करने की ज़रूरत ही ना पड़ती। और साथ ये भी कहा कि इदारों को अपना जो एहतसाब है खुद कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि ये काम फिर कोई दूसरा आके करे। हाँ, तो ये चीज़ है कि ये जो पैगाम था चीफ जस्टिस का वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं था, वो दूसरे इदारों के लिए भी था कि अपने जो एहतसाब है, अपने जो मामला था उनको खुद ही ठीक करना चाहिए, अपना किबला खुद ही दुरुस्त करना चाहिए, बजाय इसके आके कि कोई दूसरा इदारा फिर उसमें इंटरवीन करेगा और उसको करे। तो आज इसमें 2-3 ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि इस कानून साजी को जो है वो जब फैसला महफूज हो बाद में शॉर्ट ऑर्डर दिया जाए तो उसको जो है ना वो इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए कि ठीक है ये इस तरह से एक्ट जो है ना ये काबिल कबूल है। दूसरा है कि उसमें जैसे मैंने आपसे कहा कि अदालत बीच का रास्ता निकाले कि ये कहे कि वो कवायद में खुद बना लेती है, कोई इस तरह से कर लेती है, लेकिन फिर उसमें यह है कि बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल रीज़न यानी आईनी रीजनिंग देनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट को क्यों ऐसा कर रही है। क्योंकि कवायद ना बना के देती पार्लियामेंट वो एक अलग बात है, अब बना के दे दिए हैं, वो अदालत में है, चैलेंज है, अब ये फैसला करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि इससे पहले ये ऐसे हुआ नहीं। और जब भी कोई मामला इस तरह से आता है पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट में तो फिर अदालत को बड़े उससे गौर फिक्र से उस पर फैसला करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास माजी में कोई प्रेसिडेंट ऐसी होती नहीं है। अमूमन जो सुप्रीम कोर्ट में या बाकी अदालतों में केस होते हैं वो डिसाइड होते हैं प्रेसिडेंट्स पर कि एक मामला आया, आइडेंटिकल मैटर है, सिमिलर नोयत का मामला, उसी तरह से वही फैसला दे दिया। लेकिन ये इस तरह के जो मामला होते हैं जो कि आईनी और कानूनी तौर पर बड़े अहम होते हैं और उनकी पहले प्रेसिडेंट्स भी नहीं होती, तो वहाँ पर अदालत को फिर फैसला करते हुए बहुत ध्यान केयरफुल जो है वो रहना पड़ता है। एजाज साहब, बीच में आपने एक बात की कि इदारों को अपना एहतसाब खुद कर लेना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि एक इदारा जब अपना एहतसाब खुद करता है तो उसमें बहुत सारे और अनासिर भी शामिल हो जाते हैं? यही इसी चीज़ का, लेकिन देखें अगर एक कवायद बनाए हुए हैं इदारे ने अपने, असल चीज़ है कि आपने उन्हीं कवायद पर चलना है। अगर वो कवायद जो हैं, जो रूल्स हैं, अगर वो इदारा उस पर चल रहा है तो वो ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर रूल्स बना के दिए गए हैं पार्लियामेंट ने कोई रूल्स बना के दिए हैं, स्टैट्यूट बना के दिया हुआ है, उसमें कोई मसला आता है वो तो जाहिर फिर पार्लियामेंट ने करना है वो वाली चीज़। लेकिन अगर इदारे ने खुद बनाए हैं रूल्स तो वो जाहिर उस पर अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज हुसैन साहब पे डिस्कशन करने के लिए, लोगों को पूरा थॉरो जो है वो थ्रू आउट जितनी भी डिटेल्स थी वो बताने के लिए। आई होप कि बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ेंगे और आपको पता है कि मशरिक़ वस्ता की जब हम बात कर रहे हैं तो
जहाँ पे इंटरनेशनली चीज़ों की बात करिए तो क्यों ना पाकिस्तान की भी बात की जाए कि पाकिस्तान की सियासत में क्या चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। आपको पता है कि जो जनवरी है उसके एंड जो वीक है, लास्ट वीक है, उसमें जो है इलेक्शन की लिए भी क्या कहा जा चुका है। और जब इलेक्शन की बात हो जाती है तो तमाम सियासी पार्टियाँ जो है वो सरगर्म हो जाती हैं, क्योंकि उनको अपनी इंतखाबी मुहिम चलानी होती है। एक स्ट्रॉन्ग इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए ज़रूरी है कि आपकी प्रॉपर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए। और उसकी तरफ बढ़ते हैं और बताते हैं कि आगे इंतखाबात में क्या होगा और क्या देखने को हमें मिलेगा। आम इंतखाबात भी करीब आते जा रहे हैं, तो सियासी जमातों ने अवामी राब्ते की मुहिम का आगाज़ भी जो है वो शुरू कर दिए और मुमकिन उम्मीदवार अपने हलकों में अवामी मुहिम शुरू किए हुए हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून के कायद की आमद की तारीख भी जो है वो डेडलाइन जो है वो दे जा चुकी है और उनके इस्तकबाल के लिए बहुत जो है वो तैयारियां की जा रही हैं। मुख्तलिफ जगहों पे बैनर्स भी लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को भी बुलाया जा रहा है। तो जलसे जुलूसों की तैयारियां भी हो रही हैं। देखते हैं कि किस तरीके से कारकुनों को मुतहरिक किया जाएगा। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए मौजूद है जावेद सिद्दीक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा कि किस तरीके से आप देख रहे हैं इंतखाबी मुहिम जो मुख्तलिफ पार्टीज़ की तरफ से की जा रही है, कितनी स्ट्रॉन्ग है, किस पार्टी की तरफ से? जावेद साहब, आप अगर हमें सुन सकते हैं तो बताइएगा कि कौन सी पार्टी इस वक्त बहुत स्ट्रांगली अपनी इलेक्शन कैंपेन को लेके चल रही है? दोबारा इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे जैसे ही उनके साथ हमारा राब्ता रिज्यूम होता है तो हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बताती चलूँ कि इलेक्शन कैंपेन चल रही है। बहुत सारी पार्टीज़ जो हैं, जितनी भी पार्टीज़ हैं पाकिस्तान में, वो अपनी अपनी कैंपेन जो है वो चला रही है और उनकी कोशिश है कि अवामी राब्ता जो है वो दोबारा से बहाल किया जाए। इलेक्शन जब आते हैं तो ऑफकोर्स आवाम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और आपका रोल ये है कि आपने वोट कास्ट करने ज़रूर जाना है। ये आपकी एक ज़िम्मेदार शहरी के तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जाएँ और अपने अपने हल्के में जो है वो अपना वोट कास्ट करें, अपने हल्के की जो है वो पहले से तस्दीक कर ले। इसके लिए इलेक्शन कमीशन भी जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्ट्रेटजीज चला रहा है और उनकी वेबसाइट पे भी आपको तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो मिल जाएंगी। इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जावेद सिद्दीक साहब। जावेद साहब, ये बताइएगा कि कौन सी पार्टी इस वक्त अपनी इंतखाबी मुहिम बहुत बेहतरीन तरीके से चला रही है? जावेद साहब से दोबारा राब्ता जो है वो रिज्यूम करने की कोशिश करेंगे और जब तक वो नहीं होता तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस तरीके से आपको मैं बता रही थी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपने जाना है और वो वोट कास्ट करना है और आपको अपने मुतलका हल्के का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपने जो फेवरेट कैंडिडेट है जिसको आप समझते हैं कि वो इतना ज़िम्मेदार है कि वो आगे की जो है आपके इलाके की जिम्मेदारी संभाल सके, उसके लिए वोट कास्ट ज़रूर करें। आप अपने घरों से निकलें, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मेरे ख्याल से कोई आधा घंटा आपका यूज़ हो जाएगा, लेकिन उसके साथ जो है वो आपके मुल्क का, आपके इलाके का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, तो ज़रूर जाएँ और वोट कास्ट ज़रूर करें। बहुत सारी पोलिटिकल पार्टीज़ जो है वो इस वक्त अपनी इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। मुस्लिम लीग नून जो है उनके कायद नवाज शरीफ भी आने वाले हैं, उनकी डेडलाइन भी दी जा चुकी है कि वो 21 अक्टूबर को मुल्क वापस आएंगे और उनकी वापसी के लिए कोशिश की जा रही है कि जल्द से जुलूस भी किए जाएं और उनकी आमद को तारीखी भी बनाया जाए। उनका इस्तकबाल जो है वो भरपूर तरीके से किया जाएगा। अभी भी देखा जा रहा है कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बैनर्स लगाए जा रहे हैं, प्रॉपर कैंपेन चलाई जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपनी कैंपेन के लिए प्रॉपर जो है वो स्ट्रेटजी चला रही है। तो वी होप कि आगे वाले इलेक्शन जो है वो हमें देखने को मिलेंगे क्योंकि किस तरीके से ऑर्गेनाइज होंगे। इलेक्शन कमीशन भी उसके ऊपर बड़ा ही वेल ऑर्गेनाइज नजर आ रहा है और उनकी वेबसाइट के ऊपर आपको तमाम तर डिटेल्स मिल जाएंगी। इस टॉपिक को फर्दर डिस्कस भी करेंगे और आपको फर्दर डिटेल्स भी देंगे। जितने भी हमारे साथ गेस्ट होंगे उसके ऊपर बात भी करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त हुआ जाता है न्यूज़ ब्रेक का। न्यूज़ ब्रेक की तरफ जाते हैं और उसके बाद सुबह पाकिस्तान को दोबारा रिज्यूम करेंगे। वंस अगेन वेलकम बैक टू सुबह पाकिस्तान। और सुबह पाकिस्तान में आज 11 अक्टूबर की अहमियत के हवाले से भी बात करते हैं कि आज का दिन जो है वो किस हवाले से अहमियत का हामिल है और आज का दिन जो है वो पूरी दुनिया में किस तरीके से मनाया जाता है। तो आपको बताते चलें कि बड़ा ही डिफरेंट टॉपिक था और मुझे भी आज पता चला कि 11 अक्टूबर जो है वो लड़कियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें दुनिया भर में दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए तैयार करने के लिए ये दिन जो है वो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि कमसिन बच्चियाँ जो हैं इनके हकूक़
हकूक़ को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और इसके साथ साथ इनको जितने भी मसाइल दरपेश हैं, चाहे वो सिनफ़ी इम्तियाज़ है और इनके लिए बाकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उन चीज़ों को एड्रेस किया जाए, उनको हाईलाइट किया जाए, उनको रिजॉल्व किया जाए। 2012 में ये दिन पहली बार मनाया गया था पूरी दुनिया में और उसके साथ जो है वो तमाम इशूज़ को हाईलाइट किया जा रहा है, सिनफ़ी अदम मसावात के ख़ात्मे और लड़कियों को बाइख्तियार बनाने के लिए ये दिन मनाया जा रहा है। इसके ऊपर हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है और उसके बाद हम इस टॉपिक के ऊपर फर्दर डिस्कशन करेंगे। रिपोर्ट लेके आई है हमारे पास शाहीन सफ्तर। लड़कियों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और इन्हें दुनिया भर में दरपेश चैलेंजों से निमटने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद बच्चियों की तालीम तक अदम रसाई, सिनफी बुनियादों पर तशद्दुद, बचपन की शादी और इम्तियाजी सलूक जैसे मसाइल को उजागर करना है। इस दिन लड़कियों को मसावी हुकूक फराहम करने और इन्हें महफूज माहौल फराहम करने पर तवज्जो दी जाती है। लड़कियों के अंदर भी जहानत सेम होती है, लेकिन उसको नर्चर करने की ज़रूरत होती है, उसको परवरिश करने की ज़रूरत होती है। तो आप अपनी बच्चियों को परवरिश करें, उनको नर्चर करें, तो वो आने वाले ज़माने में लड़कों से ज़्यादा बेहतर अपने आप को मनवा सकती हैं। हर साल अक़वाम मुत्तहिदा और मुख्तलिफ इदारे इस दिन लड़कियों और नौजवान ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए तकारीब का इनेकाद करते हैं। लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं है, हमें उसी तरह से परवरिश करना चाहिए, नर्चर करना चाहिए। अगर हम उसको बेहतर तरबियत करेंगे तो दोनों एक दूसरे के सपोर्टर बन के एक माशरे में अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। किसी भी माशरे की तरक्की में ख़वातीन बुनियादी किरदार अदा करती हैं और लड़कियों को बचपन में ही मसावी मौक़ा फराहम करके किसी कौम का मुस्तक़बिल महफूज बनाया जा सकता है। बिल्कुल ये एक बड़ी ही वैलिड बात है कि किसी भी कौम और किसी भी मुल्क को बनाने के लिए ख़वातीन या लड़कियां एक कलीदी किरदार अदा करती हैं और इस किरदार को सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है, उसको हाईलाइट करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे इशूज़ जो हैं वो हमारी बच्चियों के साथ दरपेश हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनल भी अगर देखा जाए, क्योंकि इंटरनेशनली अगर ये दिन मनाया जा रहा है तो पूरी दुनिया में ये मसाइल जो है वो सामने नज़र आ रहे हैं, जिसमें चाइल्ड लेबर जो है, डोमेस्टिक लेबर है, उसके बाद अर्ली मैरिजेस हैं, वक्त से पहले शादियाँ हो जाना है, बहुत सारे हेल्थ इशूज़ हैं जिनके ऊपर फोकस नहीं किया जाता। लेकिन आज जो सब चीज़ों को हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसका बीच का रास्ता क्या है जिसके तरीके से इन तमाम चीज़ों को हल किया जा सकता है। इसके ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर कौमी कमीशन बराए हकूक़ अतफ़ाल, वज़ारत इंसानी हकूक़, खालिद नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर सबसे पहले तो बताइएगा कि इस दिन को मनाने की क्यों ज़रूरत पेश आई और क्या बेसिक एजेंडा क्या है इस दिन को मनाने का? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो दिन है ये हर साल पूरी दुनिया में मनाया जाता है और हर साल इसका एक थीम होता है, उसके तहत फिर सारी आगे चलती हैं। इस साल का थीम है इन्वेस्ट इन गर्ल राइट्स, आवर लीडरशिप, आवर वेल बीइंग। ये साल का मोटो बड़ा वसी है ये और बड़ा मीनिंगफुल किस्म का ये है, तो हमें इस पर ज़्यादा तवज्जो देनी है कि जो थीम है हम दुनिया के साथ चलते हुए इसके मुताबिक इस पर अमल करें। बिल्कुल ऐसे। अच्छा सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है कि क्या वुमेन राइट्स और ये गर्ल चाइल्ड राइट्स ये दोनों एक जैसी चीज़ें हैं या इन दोनों में कोई फ़र्क है? फ़र्क ये है कि वुमेन तो बचपन से लेकर आखिरी उम्र तक वुमेन कहलाती है, तो उसके लिए अलग इवेंट्स हैं, अलग फंक्शंस हैं, अलग जिम्मेदारियाँ हैं और स्पेशली वुमेन राइट्स पर एक 8 मार्च को दिन मनाया जाता है। ये सिर्फ है गर्ल चाइल्ड पर, तो गर्ल चाइल्ड के हवाले से हम इस पर ज़्यादा इसको एम्फेसिस करना है कि इसके बारे में हम पब्लिक तक आगाही पहुँचाएँ। तो इसकी कोई एज लिमिट भी है जिसके लिए? जी, इसकी एज लिमिट एक है, बैनुल-अक़वामी एक दुनिया ने बनाया है, कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड CRC, उसके मुताबिक पूरी दुनिया ने 18 साल तक के बच्चों को, उम्र तक के बच्चों को बच्चा डिक्लेयर किया है। क्योंकि हम भी दुनिया के साथ हैं तो हमारे यहाँ भी ये उम्र 18 साल तक की 18 साल तक की जो बच्ची हैं वो ये दिन मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा सर, थोड़ी सी अवेयरनेस लोगों को दें कि ये जो दिन मनाया जा रहा है इसके लिए किन किन चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा है, किन टॉपिक्स पे इसके ऊपर बात की जा रही है और थ्रू आउट पाकिस्तान में इसके लिए क्या काम हो रहा है? जी, मैं सबसे पहले तो उस बारे में जिस अदारे की तरफ से मैं आपके पास हाज़िर हूँ वो है नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड। ये हुकूमत पाकिस्तान में वज़ारत इंसानी हकूक़ के तहत 3 कमीशन बनाए हैं। एक नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, एक नेशनल कमीशन ऑन वुमेन राइट्स और एक नेशनल कमीशन चाइल्ड राइट्स। हमारा जो नेशनल कमीशन चाइल्ड राइट्स है इसके एक बाकायदा एक बॉडी बनी हुई है, एक चेयरपर्सन और इसके 6 मेंबर्स, 5 मेंबर्स आते हैं एक्सपर्ट्स के और उसमें भी मेंबर्स में 2 ख़वातीन होती हैं और बाकी मेल, और 2 चाइल्ड मेंबर्स हैं। वो भी ये पूरी रीजन में सिर्फ पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ इस कमीशन में 2 बच्चों को रखा गया है और एक मेंबर गवर्नमेंट की तरफ से आता है।
इस कमीशन की जो जिम्मेदारी हैं, जो इसके फंक्शंस हैं, वो कोई 14-15 हैं। ब्रीफली बताऊंगा कि कमीशन ने गवर्नमेंट को एडवाइस करना होता है, उसको तजावीज़ देनी होती हैं, जो मुख्तलिफ इशूज़ हैं, जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, जो इंटरनेशनल मुआहदे हैं, उनको वक्तन फ़क्तन कमीशन चेक करता है, वेरीफाई करता है और गवर्नमेंट को तजावीज़ देता है। और पूरे मुल्क में जो सरकारी या गैर सरकारी इदारे काम कर रहे हैं अबाउट चाइल्ड राइट्स, उनके साथ बैठ के उनके पे तबादला ख्यात करता है। और जो कंप्लेंट्स आती हैं पूरे पाकिस्तान से बच्चों के मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से, उनको भी कमीशन रिड्रेसल तो नहीं करता, लेकिन उनको मॉनिटर ज़रूर करता है कि किस अदारे में भिजवानी है, लेकिन हम उसको फॉलोअप भी करते हैं। उस लिहाज से कमीशन की अहमियत बहुत ज़्यादा है। और मैं थोड़ी सी अहमियत इसकी और बताऊँगा कि बच्चियाँ ही बड़ी होकर फिर वो ख़वातीन बनेंगी। ये जो तीनों कमीशन हैं जिनका नाम लिया है, इन तीनों की हेड जैसे ख़वातीन ही हैं। वंडरफुल। इन तीनों यानी ह्यूमन राइट्स की भी, चाइल्ड राइट्स की भी और वुमेन राइट्स की भी। एंड दैट इज़ आई थिंक वेरी वेरी हेल्दी एंड पॉजिटिव साइन ऑफ आवर सोसाइटी। हम हर वक्त नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो मेरा कोई 50 साल तजर्बा इस फील्ड में, हमें पॉजिटिविटी को ज़्यादा उजागर करना चाहिए। हमारे मुआशरे में बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव हैं जो आम तौर पर बदकिस्मती से हाईलाइट नहीं होती। तो ये जो हमारा कमीशन है, हम कोशिश ये करते हैं कि प्रॉब्लम के साथ साथ हम सोल्यूशन भी हाईलाइट करें। जो आपने सवाल किया उसमें जो हमारे जो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं इन बच्चियों के हवाले से, वो मेरी नज़र में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ। इतनी बड़ी आबादी जो हमारी हर साल 40 लाख 50 साल तक आबादी बढ़ती है, उसमें बच्चियों की भी बहुत आधी तादाद बच्चियों की होती है। उनके मसाइल को हल करना, उनकी एजुकेशन, उनकी प्रॉपर नरिशमेंट, उनकी हेल्थ, उनकी फिर आगे जो घरों में ज़्यादतियाँ होती हैं, जो उनकी अर्ली मैरिज है, जो सर, ये जब तक हमारा आबादी पे कंट्रोल नहीं होगा, इन वसाइल हमारे कम हैं। हमारे बाकी भी चीज़ें हम देखते हैं, हमारे इंडिकेटर्स हैं वो काफ़ी वीक हैं। तो जब तक इस आबादी पे कंट्रोल नहीं करेंगे हम, उसके लिए पॉलिसीज़, उसके लिए वजारतों का काम करना, उसके लिए प्राइवेट सेक्टर का काम करना, एनजीओज़ का काम करना बहुत अहमियत का हामिल है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा सर, 2012 में ये दिन मनाया गया पहली बार। 2012 से लेके अब तक 2 डेकेड्स गुजर चुके हैं। आप क्या समझते हैं कि कौन कौन से इश्यूज़ थे जो कि अभी तक प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व हो चुके हैं, अगर हम गर्ल चाइल्ड राइट्स के बारे में बात करें तो? उसमें अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो जो बुनियादी चीज़ है ना वो दी गई है या देनी चाहिए, वो है एजुकेशन पे। बिल्कुल। एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन एवरी सोसाइटी जो होता है जी। हमारे यहाँ आप सब जानते हैं, पूरा माशरा जानता है कि कम से कम 2.5 करोड़ बच्चे जो स्कूल गोइंग एज के हैं वो स्कूल से बाहर हैं। उन 2.5 करोड़ में बच्चियों की तादाद ज़्यादा है। वो बच्चे भी हैं लेकिन बच्चियाँ भी हैं। बच्चियों की तादाद इसलिए ज़्यादा है कि उनके लिए ज़रा मौके कम हैं, उनके घर से निकलने की कुछ मसाइल होते हैं, तो ज़्यादा तादाद है। एजुकेशन में काम किया गया है और ये एनजीओ सेक्टर में काम किया है। कम से कम 2.25 लाख स्कूल हैं पूरे पाकिस्तान में बच्चियों के लिए प्राइमरी स्कूल लेवल के। प्राइवेट स्कूल में भी कम से कम 1,60,000 वो स्कूल हैं, बच्चों की तालीम पे काम हो रहा है। लेकिन जो मैंने शुरू में बताया कि आबादी बढ़ती इतनी है, अगले साल हमारे साल और बढ़ते जाते हैं। दूसरा जो काम हुआ है काफ़ी ज़्यादा, वो चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर पे बड़ा, इसमें सारी सूबाई हुकूमतों में, मरकज़ में भी अभी हमारे कमीशन ने एक बिल प्रपोज़ किया है चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर पे। वो अंडर प्रोसेस है। मिनिस्ट्री ने उसको रिव्यू किया है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में जा रहा है और इंशाल्लाह अगर जल्दी असम्बलियाँ आ जाएंगी तो वी होप सो, बरादर वी आर कॉन्फिडेंट कि बिल अप्रूव हो जाएगा, पास हो जाएगा, फिर एक ये कानून का दर्जा हासिल कर लेगा। तो इन एरियाज़ में इनके लिए काफ़ी काम हो रहा है जी। ठीक है सर, जिस तरह से आपने गर्ल एजुकेशन की बात की, तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि लड़की है, शादी करके दूसरे घर चली जाएगी, क्या ज़रूरत है इतनी तालीम हासिल करने की। एक तो इस चीज़ को हाईलाइट करें और दूसरा हेल्थ के ऊपर फोकस करना भी ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक चीज़ आपकी हेल्थ है। लड़कियों के हेल्थ के क्या मसाइल है जिनको इस वक्त हाईलाइट करना है और उनको रिजॉल्व करना है? बच्चियों की जो पहली बार में बात की तालीम की, तालीम जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि तालीम इज़ द बेसिक फैक्टर फॉर प्रोग्रेस डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन। उस पर तवज्जो की ज़्यादा ज़रूरत है और उसकी तवज्जो जब अच्छी माँ, समझदार लोग कह गए हैं कि अच्छी माँ देंगे अच्छी कौम आएगी, ये बड़ा एक बुनियादी है। उसको तालीम के अलावा उसको कोई और तालीम सिर्फ किताबी तालीम नहीं, उसको अखलाकी तरबियत भी, उसको ग्रेल को, घर को कैसे संभालना है। जैसे हम अर्ली मैरिज की बात करते हैं तो उसमें जब तक वो कहा जाता है कि प्यूबर्टी एज पे शादी हो जाए, लेकिन प्यूबर्टी के साथ साथ हमारे दीन इस्लाम में कहा गया है कि साथ साथ उसकी
मेच्योरिटी भी आए, वो चाहे लड़का हो या लड़की, उन्होंने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभालनी है, उसके लिए तैयार करना है उसको। वो तालीम, अच्छी सेहत, अच्छी परवरिश, अच्छी अखलाकी तरबियत, तब तक इसीलिए एज को डिटरमिन किया गया है। 18 साल की उम्र तक बच्चे काफ़ी हद तक समझदार होते हैं, लेकिन समझदारी तालीम के साथ आएगी, अच्छी सेहत के साथ आएगी। वो जब तक नहीं होगी तो ये चीज़ें जो हैं उसको अच्छी माँ बनने के लिए, अच्छा शहरी बनने के लिए वो कमियां रह जाएंगी। यानी हर पहलू को मद्देनजर रखना जो है वो जरूरी बहुत जरूरी है। अच्छा, आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि एक नया कानून जो है वो आपके इदारे ने बनाया, इसके अलावा कौन कौन से कवानीन मौजूद हैं जो कि आम लोगों को जिसके बारे में आगाही नहीं है कि अगर हम गर्ल चाइल्ड राइट्स के बारे में बात करते हैं तो कौन कौन से कवानीन उनके लिए मौजूद हैं, अगर उनके साथ कोई मसला दरपेश आता है तो कौन से कवानीन हैं और किस जगह पे जाके वो रुजू करेंगे इसके लिए? इसमें बुनियादी जो कानून है वो है कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, सारे सूबों का है और मरकज़ी हुकूमत का भी है। उसके तहत एक हर बच्चा स्कूल जाए, ये कानून तो है, लेकिन जैसे हम जानते हैं कि कानून पे, किसी कानून पे भी अमल दरामद के लिए लोगों का तैयार होना ज़रूरी है, उनकी जो है अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है। अब तालीम का कानून बड़ा पुराना है, जिसे पंजाब में 1995 में बन गया, बाकी सूबों में इसी तरह बन गए। मरकज़ी कानून है, लेकिन उसके आगे रूल्स ऑफ बिजनेस बनते हैं, फिर आगे वसाइल होने चाहिए, स्कूलों में क्या क्या बिल्डिंग्स चाहिए, फर्नीचर चाहिए, लैब्स चाहिए, स्टाफ चाहिए, उसके लिए वसाइल काम होते हैं। और कुछ मैं कहता हूँ पॉलिटिकल कमिटमेंट भी, पॉलिटिकल विल भी, वो भी बड़ी ज़रूरी है कि जो सियासी हुकूमतें आती हैं वो भी इन चीज़ों पे जोर दें। उनका रोल बड़ा अहम है, और साथ साथ ब्यूरोक्रेसी का भी बड़ा अहम रोल है कि क्या हमको मालूम नहीं कि इतने बच्चे स्कूल से बाहर हैं, उन पे कैसे स्कूल भेजना है। पेरेंट्स का भी रोल है। मैं कहती हूँ कि तमाम लोग जो हैं वो अगर मिल बांट के अपनी चीज़ों को संभाल लेंगे तो हम हमेशा ये बात करते हैं कि आपकी इंडिविजुअल एफर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हम हमेशा हुकूमतों को, ये इस तरह के इदारों को ब्लेम तो करते हैं, लेकिन ख़ुद का किरदार नहीं देखते कि हम कहाँ पे उस चीज़ को जो है वो केटर करें, कहाँ पे अपना किरदार जो है निभा रहे हैं। अच्छा सर, आगे ये बढ़ेंगे और ये जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जदीद दौर है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आगे बढ़ चुके हैं, मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम जा चुके हैं, लेकिन फिर भी आज भी हकूक़ नहीं मिलते। इसकी क्या बेसिक वजूहत है? आया हमारे पास वो अवेयरनेस नहीं है, या फिर हमारे लोग जो हैं वो उस चीज़ में आना ही नहीं चाहते? इसमें जैसे हमने पहले बात की है कि गवर्नमेंट का रोल है, सिविल सोसाइटी का रोल है, लेकिन सबसे अहम रोल सोसाइटी का अपना है। और सोसाइटी को ग्रो करने के लिए, ग्रूम करने के लिए मुख्तलिफ कुछ थिंक टैंक्स होने चाहिए, जो हैं भी हमारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ समझदार लोगों की तंजीमें बनी हुई हैं, वो लोगों को एजुकेट करें। और पर्टिकुलरली मैं कहूँगा रूरल पॉपुलेशन जो हमारी मोर देन 60% है, वहाँ ऐसे अदारों का तकरीबन वजूद कोई भी नहीं है। ये सारे अदारों को पब्लिक को अवेयरनेस देनी है कि तालीम का क्या रोल है, इससे आप क्या असर कर सकते हैं। आजकल आम लोगों का ये ख्याल है कि मैट्रिक बच्ची को करवा लेंगे तो मैट्रिक के बाद कहाँ जाएगी, जॉब तो मिलनी हमारे यहाँ बड़ी मुश्किल है, क्या करेगी वो। इसलिए अक्सर लोग जो ज़रा कह रहे हैं कि जो लो इनकम ग्रुप है, उनको तालीम की अहमियत का इतना शऊर नहीं है। उन तक शऊर देना कि तालीम सिर्फ जॉब के लिए नहीं है, सिर्फ इनकम के लिए नहीं है, आपको अकल देती है, आपको शऊर देती है, वो ज़रूरी है। और जब अकल शऊर आ जाएगा तो तालीम सिर्फ नौकरी नहीं देगी, आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के, आपको और हुनर सीखने के बड़े ज़राए आ जाएंगे और आप अपनी लाइफ को ज़्यादा आसान, ज़्यादा इंडिपेंडेंट बना सकती हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया खालिद नईम साहब, और आपने बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ को कंपाइल किया है कि तालीम जो है वो आपका बुनियादी हक भी है और उसको हासिल करना जो है वो ज़रूरी भी है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बोला है कि तालीम की अहमियत को बहुत मुतअद्दिद बार उन्होंने हाईलाइट किया। हमारे रिलीजन इस चीज़ को हाईलाइट करता है, तो क्यों ना इसको इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और हर इंसान के लिए, हर शहरी के लिए इस चीज़ को बराबर तरीके से तकसीम किया जा सके ताकि वो बाइख्तियार बने। बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब, और उसके बाद आपको एक ऐसी खातून से मिलवाएंगे, एक ऐसी होनहार लड़की से मिलाएंगे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ हासिल किया, गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो आप उनकी स्टोरी आपसे शेयर करेंगे। पहले भी वो सुबह पाकिस्तान का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन आगे उन्होंने अभी तक फर्दर क्या माइलस्टोन्स अचीव किए उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटी सी ब्रेक।
जदीद तालीम हमारी जहनी, समाजी और माशी तरक्की का राज। जदीद तालीम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। लेकिन क्या ये जदीद तालीम हमारे अंदर रवादारी पैदा कर रही है? प्रोग्राम में हम जामियात के किरदार, मदारिस के किरदार, करिकुलम का कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, फैकल्टी पर बात करेंगे, हुकूमत की क्या पॉलिसीज़ हैं। ये सारे सवालात हैं जिन पर ये प्रोग्राम मबनी है। जदीद तालीम और इंतहा पसंदी देखना मत भूलिएगा पीटीवी नेटवर्क। वेलकम बैक टू सुबह पाकिस्तान। आपको मिलवाते हैं पाकिस्तान की आयरन लेडी से। खैबर पुख्तनख्वा के शहर बटरग्राम से ताल्लुक़ रखने वाली ये खातून, ये लड़की जो है, इनके बारे में आपको बताती चलूँ। पहले भी खैर हम इनके बारे में बता चुके हैं, लेकिन आगे जो इन्होंने अभी माइलस्टोन अचीव किया उसके बारे में थोड़ी बताऊँ कि हाथों से ईंटें तोड़ना इनके लिए कोई मसला ही नहीं है, कोई बड़ी बात ही नहीं है। गिनीज़ बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं और 5 बार वर्ल्ड चैम्पियन भी बन चुकी हैं। नीलोफर शिराजी इनका नाम है और इन्होंने 3 मिनट में सबसे ज़्यादा एल्बो स्ट्राइक्स का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। 3 मिनट में इन्होंने कितनी एल्बो स्ट्राइक्स की है वो आपको बताऊं तो आप बड़े हैरान हो जाएंगे कि 626 एल्बो स्ट्राइक्स इन्होंने की हैं, जिसके बाद वो 626 एल्बो स्ट्राइक्स करने वाली दुनिया की पहली खातून बन चुकी हैं। तो इनसे पूछते हैं कि किस तरीके से इतनी स्ट्रांग है और हमें भी थोड़ी सी टिप्स दें, हमारी बाकी लड़कियों को भी, कि वो भी इसी तरीके से स्ट्रांग हो जाए और अपने लिए कोई ना कोई माइलस्टोन जो है वो अचीव करें। नीलोफर से आपको मिलवाते हैं सबसे पहले और उनसे जानते हैं कि इनकी इतनी स्ट्रांगनेस का क्या राज है। अस्सलाम वालेकुम नीलोफर, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंग्रेचुलेशंस जो आपने दोबारा से रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम किया है। आपने इसके लिए, जैसे आपने बताया कि पिछले साल अप्लाई किया था और अभी इसके रिजल्ट्स आए, तो बताइएगा क्या फीलिंग है? आई फेल्ट रियली हैप्पी मैम। ऑब्वियसली लाइक ऑन स्पीकिंग मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि मेरा पहला अटेम्प्ट था एंड आई वाज़न्ट वेरी वेल अवेयर ऑफ एवरीथिंग, बट लकीली इट गॉट अप्रूव्ड। वंडरफुल। अच्छा नीलोफर, बताइएगा वही जो मेरी बात से शुरू में आई कि किस तरीके से आप इतनी स्ट्रांग है, क्या जज्बा है जो आपको ये सब करने के लिए जो है वो बनाए रखता है? लाइफ इटसेल्फ मैम एक मोटिवेशन होती है, जिन जिन चीज़ों से आप गुजरते हैं तो वो खुद ही आपको स्ट्रांग बना देते हैं। पैट्रियाटिज़म था और कुछ मैं हमेशा से हर चीज़ में पैशनेट थी, स्टडीज़ में, जॉब में और फिर स्पोर्ट्स में, तो पैशन था। और फिर ये था कि ऑब्वियसली आपको अगर कंट्री ने इतना कुछ दिया तो इसके लिए आपको भी कुछ करना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एग्रीड, वंडरफुल। नीलोफर, ये बताइएगा कि जो आपका अवार्ड है, रिकॉर्ड है, इसके लिए आपने कितनी प्रैक्टिस की और ये स्टोरी ज़रा हमारे साथ शेयर करें कि कितनी जद्दोजहद इसके पीछे थी? मैम इट वाज हार्ड ऑब्वियसली क्योंकि मैं पढ़ाई भी कर रही थी और मेरी जॉब भी थी। उसके साथ मेरा जो ऑफिस था उसके साथ एक जिम था, तो मैं जिम में जाती थी ब्रेक में और मैं वहाँ पर प्रैक्टिस करती थी। तो ऑब्वियसली कोई ऐसा था नहीं जो खड़ा होकर पैड पकड़ता, तो वहाँ पर एक लोहे का रॉड था, तो मैं उसको अपना एल्बो मारती थी। और एक मोबाइल मैंने सेट किया होता था कि मैं 3 मिनट में वीडियो बनाती थी कि 3 मिनट में मैंने कितने किए, तो लोहे पर प्रैक्टिस किया था। तो इस वजह से फिर वो पैड पे करना ईजी हुआ और वो काफ़ी बड़े मार्जिन से टूट गया वो रिकॉर्ड। तो नीलोफर, जैसे आप लोहे का बता रहे हैं तो मुझे तो बड़ा दर्द हो रहा है कि ये तो सुन के मुझे हो रहा है कि बड़ा सख्त काम है। कितनी इसके लिए आपको प्रैक्टिस, मतलब कोई सेफ्टी अप्लाई करती हैं या क्या? क्योंकि नॉर्मली तो आप किसी लकड़ी की चीज़ पे भी हाथ मारे तो बड़ी ज़ोर से लगती है, तो लोहे पे मारना तो ऑफ कोर्स, स्पेशली एल्बो, एल्बो को काफ़ी दर्द होता है बहुत। शुरू में ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन अगर आप रेगुलरली करते रहे उसको, इंजरी से ख़ुद को बचाते हुए, तो फिर वो आप कर जाते हैं। आप जितना अपने आप पे काम करते हैं उतना आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। कोई स्पेशल टेक्निक है इसके लिए? क्योंकि अभी जो देख रहे होंगे वो समझ रहे होंगे कि बस एल्बो मारी और उसके बाद हो सकता है कि बहुत सारे केसेस हमारे पास ऐसे आ जाएं जो कि इंजरीज के हों और बोला जाए कि सुबह पाकिस्तान में ये बताया गया, तो आपने ये चीज़ें घर पे नहीं ट्राई करनी। नीलोफर, आप अपनी थोड़ी सेफ्टी टिप्स बताएं कि वो सेफ्टी जो है वो अप्लाई की जाती है। मैम जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आपको ये कहा था कि हम टिप्स से ज़्यादा पावर पे फोकस करते हैं, लेकिन सेफ्टी जैसे मैंने आपको पिछली बार कहा था कि जहाँ आपको हल्का सा भी दर्द होना शुरू हो जाए तो वहाँ आप स्टॉप हो जाते हैं, वो आपकी बॉडी का सिग्नल होता है कि स्टॉप। तो जहाँ दर्द होने लगे वहाँ स्टॉप, और अगले दिन थोड़ी सी और हिम्मत, थोड़ी सी और हिम्मत, तो करते करते ये नहीं कि आपको दर्द हो रहा है और आप फिर भी मारे जा रहे हैं, तो दैट मे हर्ट यू। ये चीज़ हो सकती है ना, वैसे लोग कहते हैं कि नहीं बस वो कहते हैं दर्द बर्दाश्त करेंगे तो आप स्ट्रांग हो जाएंगे, क्या ऐसा भी है? इन एक्सरसाइज नो, एक्सरसाइज में ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा नीलोफर, आपके साथ बाकी भी कोई आपकी फ्रेंड्स हैं या आपकी एज फेलोज हैं जो कि इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रही हैं और उनका भी ये एम है कि उन्होंने भी गिनीज रिकॉर्ड्स बनाने? मैम अनफॉर्चुनेटली इन आवर सोसाइटी इज़ रेयर, बहुत रेयरली फीमेल्स ऐसा सोचती हैं।
इतना डिवोशन नहीं है। जिस लेवल पर भी अगर आप देखें, इकोनॉमी में देखें, एग्रीकल्चर में देखें, तो जितना हमारा पोटेंशियल था वो हमने कहीं भी अचीव नहीं किया, जो कि होना चाहिए। सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं, हर फील्ड में मैं जब देखती हूँ तो इंस्टेबिलिटी है, थोड़ा सा डिवोशन कम है लोगों का, ज़्यादा होना चाहिए। तो आप बाकी चीज़ों के किस तरह से मैनेज करें? आपकी जॉब भी है, आपकी स्टडीज़ भी आपने की हुई है, उसके बाद ये पैशन भी है, इन चीज़ों को साइड बाय साइड कैसे लेके चल रही हैं? मैम, व्हेन देयर इज़ I will now give the floor to Pakistan, then Bahrain. Thank you, Excellencies. I was wondering to find a word for this. So there is one optimism. Optimism is there, of course, and there is one frustration as well. We are frustrated equally that why it didn't happen earlier. So I invented another word, optimistration. So we are both optimistic, but also we are frustrated with the situation. Sir, three challenges. One, there is localized wild polio circulation in southern KP. Then importation from Afghanistan. The third is the pocket of resistance in some areas with the demand west, and some waning immunity in Balochistan. Sir, for these challenges, we have chalked out a thorough way out. For the first one, for the localized circulation of wild polio virus in Banu and in southern KP, we have established a localized hub, equipped, resourced, empowered with technical experts. They are there. They have been empowered to take any decision they want, and we have mandated them to ensure that the virus transmission stops there by December or the latest January 2024. And we want support from every country and every member state and WHO and all partners to ensure that we get to that point. The second, sir, importation from Afghanistan. 90% of the samples have been detected in our environment from Afghanistan. For that, already we have proactively reached out to Afghanistan counterparts. We, through informal mechanism, we have engaged them for better coordination so that the population on the move and in the bordering areas are fully vaccinated, and this gap is addressed. The third one, sir, for immunity in Balochistan. Already yesterday I was informed of this, and thanks to Dr. Hamid. And since yesterday, my team of EPI and polio both are working together to chalk out an integrated strategy so that that immunity can be boosted, because we got a report that the immunity level in Balochistan is 60%. We will, inshallah, in the next 4 months, we will take up to 80%. Sir, for the resistance in communities, still we are struggling, but again, there are pockets of refusal. So it's not generalized. But for that to break, we will be revamping our communication strategy. We already have talked to our partners who are responsible for it. So a new strategy will come into force that will be tailor-made to the needs of that local area. So it will be to win the hearts and minds, and religious scholars play a pivotal role in that, and they will be duly engaged. Sir, for this momentum, sustaining the momentum, Prime Minister and myself, we are steering the program. And Prime Minister, in his meetings with counterparts and international partners, he has pledged his support and he is steering it. And we recently had a National Task Force meeting in which key decisions were made. Sir, the civil and military administration both are on one page as far as polio is concerned. The whole resources of our administration and governance have been put at the stake of the polio program. The whole machinery, we have employed a whole of governance approach towards polio, right from the Prime Minister office to the local union council. The whole machinery, including administration, police and army, are at the disposal of the polio program. They are providing all support to the teams, to the monitors, and to the technical experts in Pakistan. It's granted, it's been sustained, and it will be sustained, inshallah. But this momentum, this needs to be sustained, because it took us more than 3 decades that Pakistan is struggling with polio, and it has raised community resistance, fatigue, and some rumors and misperceptions. For Thank you very much. For that we need to take some strict actions. Also, performance management is one area, accountability and transparency in the program. That we would like, sir, to be inculcated in the spirit of the program. Without that, I'm afraid we'll be meeting again and again, and this problem will not be resolved.
We are very serious. Our 200% support is there, and it has been manifested in our actions. And I would like to reiterate that it will be continued, inshallah, because we have a history. We have a history of providing that support for the last 2 decades to the polio program. That's a top priority for us, for my government, for myself as a professional and as a health minister as well. So we are all at the disposal of the polio program. Utilize us. We are there for you. We are from you, and we are with you. Thank you very much. Thank you very much. I will now give the floor Bahrain, then जी बिल्कुल, आपको दिखा रहे थे बराह रास्त कायरा में निगरान वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान का WHO की रीजनल कमेटी से पोलियो के हवाले से खिताब, और उनका ये कहना था कि निगरान हुकूमत और बिलखसूस निगरान वज़ीर आज़म इस चीज़ के लिए कोशा हैं कि पोलियो जैसे मर्ज़ को पाकिस्तान से ख़त्म किया जा सके। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ मौजूद है नीलोफर शिराज़ी, जिनसे हम गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी था। पाकिस्तान की आयरन लेडी भी इनको कहा जाता है, और नीलोफर हमें बताई थी कि क्या टिप्स होनी चाहिए, किस तरीके से आप सेफली जो है इस चीज़ को कैरी आउट कर सकते हैं। जी नीलोफर। मैम जो बेसिक चीज़ है दैट इज़ योर डाइट, एंड यू शुड बी इन कांटेक्ट विद सम मास्टर, यू नो यू कैन नॉट डू इट ऑन योर ओन। आपको खुद से नहीं करना चाहिए, किसी की सुपरविजन के अंडर इसको करें जो ज़्यादा इसको बेहतर जानते हैं। और वही जैसे मैंने आपको बताया कि पेन पे स्टॉप करना है। ठीक है। अच्छा नीलोफर, ये बताइएगा कि आप अगर इस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं, अगर आप किसी ट्रेनर के बगैर करते हैं, स्पेसिफिक डाइट नहीं लेते, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं? मैम जैसे मेरा जो डाइट था, चूँकि मैं खुद जॉब भी थी, स्टडी भी थी, तो मेरा अपना डाइट जो था वो काफ़ी मैंने प्रॉपर नहीं लिया था। तो मुझे जितनी सेवेयर डेफिशिएंसी हुई थी, तो आई हैड टू टेक विटामिन इंजेक्शंस पीने के लिए और पेन किलर इंजेक्शंस, और एंड आफ्टर माय रिकॉर्ड आई वाज फॉर 3 months आई वाज ऑन विटामिन सप्लीमेंट्स। 3 महीने के लिए मुझे मेडिसिन लेने पड़े विटामिन के, जो मुझे डेफिशिएंसी हुई थी, और आई हैड टू क्विट माय जॉब, और फिर मुझे घर पे रहना पड़ा कुछ महीने, और उसके बाद आई हैड टू स्टार्ट विद अनदर जॉब। तो कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं अगर आपका डाइट प्रॉपर ना हो। मतलब आपको ये सारी चीज़ें जो है वो वेल मैनेज रखनी ज़रूरी हैं, ये नहीं है कि आप जोश जज्बे में आके बस एक साथ शुरू हो जाए। अच्छा नीलोफर, क्या कितने टाइम के लिए आप डेली जो है वो प्रैक्टिस करती हैं, या फिर 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, या रेगुलर आपकी प्रैक्टिस है? मैम इट डिपेंड्स अपॉन द रिकॉर्ड्स, और फिर आपका बॉडी स्ट्रक्चर। मैं चूँकि एनीमिक हूँ तो मुझे ज़रा ज़्यादा फेस करना पड़ा। तो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर, आपकी डाइट, जैसे हमारे जो कबायली लोग होते हैं वो ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको आदत होती है, स्कूल जाने के लिए भी उनको कितना किलोमीटर चलना पड़ता है, तो वो ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इट डिपेंड्स, लेकिन फिर भी आई थिंक हाफ एन आवर टू 1 hour इज़ इनफ। ठीक है। नीलोफर, बटाग्राम से जैसे आप ताल्लुक़ रखती हैं, तो क्या वाकई वहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं कि आप ऑलरेडी वहाँ से स्ट्रॉन्ग हैं, या फिर बाद में इस चीज़ को जो है वो पैशन बनाए, या कोई एक गोल सामने आया, कोई एक चीज़ सामने आई तो क्लिक किया कि नहीं मैं भी ये कर सकती हूँ? मैम एक्चुअली आई बिलोंग टू बटाग्राम, बट आई वाज बोर्न हियर एंड रेज्ड हियर। द पीपल देयर, अगर मैं वहाँ होती तो शायद मैं इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती, क्योंकि वहाँ पर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। तो जैसे मैंने आपको बताया, स्कूल जाने के लिए भी उनको रोज़ाना ही, हम तो ट्रेल पे कभी कभार हाइक करते हैं, तो वो रेगुलर करते हैं, वो डेली हाइक कर रहे होते हैं, तो दे आर फार मोर स्ट्रॉन्गर देन वी आर। तो अगर मैं वहाँ होती तो शायद इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती। और कितने अफसोस की बात है कि इतने स्ट्रॉन्ग लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, फिर भी मैं KPK से फर्स्ट वुमन बनी जिसको मार्शल आर्ट्स में गिनीज मिला। हालांकि मार्शल आर्ट्स तो होना ही यहाँ पर चाहिए था सबके पास। नहीं नीलोफर, ऑफ कोर्स आप जो हैं वो बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, और इस वक्त बहुत सारी लड़कियाँ आपको देख रही होंगी, बल्कि पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं, तो वो भी इस चीज़ के लिए कोशिश हैं कि बाकी भी जो जितनी ख़वातीन हैं, जितनी लड़कियाँ, उनको इस चीज़ पे लाया जाए। और स्पेशली मार्शल आर्ट्स तो मैं कहती हूँ कि बेसिक नीड है हर लड़की के लिए, सेल्फ डिफेंस भी जो है वो बेसिक नीड है, ये हर लड़की को सीखना जो है वो ज़रूरी है। अच्छा नीलोफर, क्या समझती हैं कि अब आप इस केपेबल हैं कि आप बाकी लड़कियों को ट्रेनिंग दे सकें, या उनको इस चीज़ में, इस फील्ड में लाने के लिए कन्विंस कर सकें? जी मैम, ये कन्विंस करने के लिए ही हमने इस तरह पोर्ट्रे किया था। और जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है, तो मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा जिम्मेदारी का काम है, तो मैं फैसिलिटेट करती हूँ। जो सीखना चाहता है तो मैं अपने असातिज़ा का नाम, अपने ट्रेनर्स का नाम उनको रेकमेंड करती हूँ, जो 40-45 साल से सिखा रहे हैं, तो उनसे सीखना ज़्यादा बेहतर है। मैं ख़ुद को भी इतना काबिल नहीं समझती कि मैं किसी को ट्रेन करूँ, हाँ, लेकिन फैसिलिटेट करूं और मोटिवेट करूं, क्योंकि ये एक वाकई एक बेसिक नीड है फीमेल्स। ठीक है। अच्छा नीलोफर, अभी इस वक्त बहुत सारे लोग देख रहे होंगे और उनकी ये कोशिश होगी कि हम अपने बच्चे या बच्चियों को जो है वो मार्शल आर्ट्स की तरफ लेके आएं। क्या एक एग्जैक्ट एज है जिसमें बच्चों को मार्शल आर्ट्स की तरफ आना चाहिए, और उसके बाद ये भी हाँ गाइडेंस की ज़रूरत है कि वाकई बच्चों को मार्शल आर्ट्स सीखने चाहिए? मैम, जब आपने नाम सुना होगा मंगोल, तो वो जब 3 साल का उनका बच्चा होता था तो वो घोड़सवारी स्टार्ट करता था। और जब आप ज़्यादा एज के बच्चे को अगर आप कुरान सिखाने भी ले जाएं तो आपको बोलते हैं कि टू लेट। तो जितना आप यंग होते हैं आपका जहन उतना प्लेन होता है,
तो ज़रूरी नहीं है कि आप यंग बच्चे को कहें कि पंचिंग करो, उसकी डाइट पे उस वक्त से ही फोकस। कोई एज का हमें इंतज़ार नहीं करना होता, जैसे आपके बच्चे छोटे होते हैं और वो ज़्यादा बेहतर एज होती है लर्निंग की। तो हमारे क्लब्स में हम बच्चों को भी ट्रेन करते हैं, बड़ों को भी ट्रेन करते हैं, और बच्चों के लिए अगर वो बचपन से ही एक रूटीन बना ले तो दैट इज़ मोर गुड। बच्चों की बॉडी भी मुझे लगता है ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, उनको वो चीज़ें एडजस्ट करने में आसानी हो जाती है जल्दी। एक हैबिट बन जाना स्टार्ट से ही, दैट इज़ गुड। ठीक है नीलोफर, आगे आपके क्या गोल्स हैं? क्या कोई और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है या अपनी किसी और प्रैक्टिस को जारी रखना है? क्या एम्स एंड गोल्स हैं? मैम इट्स जस्ट द बिगिनिंग। एक गिनीज तो छोटी बात थी। मैं चूँकि मेरा डिग्री केमिस्ट्री में है, सो वी आर एमिंग टू ब्रिंग सम रिकॉर्ड्स इन साइंस एज वेल। तो हम उस पर काम करें कि हम साइंस में, जैसे बहादुरी हमारा है तो एजुकेशन भी हमारा है, तो मैं चाहती हूँ कि हम साइंस में कुछ रिकॉर्ड्स लाएं पाकिस्तान के लिए। और गिनीज में यस वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। कुछ और तो साइंस में आपने क्या सोचा है कि किस तरीके की, क्या कोई इनोवेशन के बारे में सोच रही हैं या कोई आपकी प्रॉपर रिसर्च चल रही है? क्या चीज़ है? मैम जो हम रिसर्च करते हैं तो आई सी लाइक पीपल लाइक अरेंजिंग पीरियोडिक टेबल, या वो पीरियोडिक टेबल को अटर करने में रिकॉर्ड्स बनाते हैं, वो अचीवेबल हैं, ईजी हैं। मैं चाहती हूँ, चूँकि मैंने ऑर्गेनिक में स्पेशलाइज किया, तो हमारी कुछ सिंथेसिस होते हैं, जैसे मॉर्फिन सिंथेसिस होता है या निकोटीन, तो वी आर प्लानिंग ऑन द फास्टेस्ट रिएक्शन मैकेनिज्म्स। हम उसमें रिकॉर्ड्स लाना चाहते हैं और पीरियोडिक टेबल पर भी हमारी नज़र है। तो इस वक्त अभी इस पर कितना काम हो चुका है या अभी सिर्फ स्टार्ट किया आपने इस चीज़ को? मैम जो मेरा डिग्री है, जब मैं चूँकि ऑर्गेनिक में जब मेरा डिग्री था तब भी मेरा पोजीशन था, तो काम तो वो एमएससी से ही हमने स्टार्ट किया हुआ है। वी आर प्रैक्टिसिंग ऑन इट इंशाल्लाह सून। सो सून में हमें कितना टाइम लगेगा कि हम नीलोफर का एक और रिकॉर्ड देखें? मैम फ़िलहाल जो मेरे करीब रिकॉर्ड्स हैं दैट वुड बी मोर इन मार्शल आर्ट्स, लेकिन साइंस का रिकॉर्ड में थोड़ी सी इनोवेशन की ज़रूरत होगी, क्योंकि सिंथेसिस में रिकॉर्ड्स कम हैं, तो उसके लिए गिनीज का प्रोसीजर थोड़ा लेंथी होगा। इट माइट टेक टाइम बट वी विल अचीव इट इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा नीलोफर, आज जो है वो वर्ल्ड चाइल्ड डे भी है, गर्ल चाइल्ड डे के राइट्स के हवाले से आज का दिन मनाया जा रहा है, तो स्पेसिफिकली आप भी उसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हैं और आप एक रोल मॉडल हैं हमारी बहुत सारी बच्चियों के लिए। क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैम आई वाज नोटिसिंग दैट वी बोथ आर वेयरिंग पिंक टुडे। यस, दैट इज बिकॉज़ यू नो वी आर वेयरिंग पिंक टुडे। ये नीलोफर ने हाईलाइट की है और हम पिंक अक्टूबर भी मना रहे हैं। अक्टूबर है तो ऑफ कोर्स ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से भी वो चीज़ मनाई जा रही है, बट वी आर वेयरिंग पिंक, तो ये चीज़ एक हाईलाइट हुई है। सो वुमेन अचीवमेंट मैं सुन रही थी जो पहले सेगमेंट में, जैसे उन्होंने कहा कि वुमेन के लिए एजुकेशन नहीं है, सो इट्स नॉट ओनली एजुकेशन, सैनिटेशन नहीं है जो ख़वातीन को बहुत, नॉट बीइंग पेसिमिस्टिक, लेकिन हम बहुत लो रैंक करते हैं इंडेक्स पे। सैनिटेशन नहीं है, प्रॉपर वाटर क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस है, पावर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सब फीमेल को इफ़ेक्ट कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इफ़ेक्ट कर रहे हैं और उन चीज़ों को जो है वो हाईलाइट करना ज़रूरी है। और नीलोफर जैसी बहुत सारी मिसालें हमारे पास पाकिस्तान में मौजूद हैं जिनको हम ऑफ कोर्स ट्रिब्यूट भी पेश करते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं, और इनको देख के बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारी बच्चियों का जोश और जज्बा बढ़ भी जाता है कि अगर ये कर सकती हैं तो वाई नॉट अस। थैंक यू सो मच नीलोफर, इतनी प्रोग्रेसिव और इतनी पॉजिटिव बातें करने के लिए। उम्मीद है कि आपका अगला रिकॉर्ड बहुत जल्द हमारे सामने आए ताकि हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करें कि किस तरीके से रिसर्च में आप जो है वो प्रोग्रेस कर रही हैं। बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, तो उसमें क्या प्रोग्रेस हो रही है और पाकिस्तानी जो नौजवान हैं वो उसमें क्या करें, आज उस पर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक
से पहले जिस टॉपिक के बारे में मैंने आपको बताया उसके आजकल हर जगह पे चर्चे हैं और बहुत सारी इनोवेशंस जो है वो उससे की जा रही है और मैं भी हैरान हो रही हूँ कि किस तरह डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के पोर्ट्रेट तैयार किए जा रहे हैं, डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ के पोर्ट्रेट्स तैयार किए जा रहे हैं, डिफरेंट वॉइसेस जो हैं वो उससे क्रिएट की जा रही हैं और फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है कि ये असली है या फिर जो है वो इसको आर्टिफिशियली क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का किस तरीके से बेहतर या मुस्बत इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर आज बात करेंगे और सेलिब्रिटीज़ किस तरीके से इससे मुस्तफ़ीद हो रही हैं, आम लोग इससे किस तरीके से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं या इसके क्या ड्रॉबैक्स देखने को मिले, आज उस पर बात करेंगे। और उसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिजिटल तख्लीक़कार, डिजिटल आर्टिस्ट हैं ये कामरान अफजल ख़ान जदून। कामरान अस्सलाम वालेकुम, सूबे पाकिस्तान में आपको सबसे पहले वेलकम और बताइएगा कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान में किस हद तक मकबूल हो चुकी है। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है और वर्ल्ड वाइड भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। अच्छा, सबसे पहले जब ये स्टार्ट हुई तो सब लोगों को लग रहा था कि ये इससे काफ़ी लोगों की जॉब चली जाएंगी और इस तरह की बातें आपको सुनने को वैसे भी मिलती होंगी क्योंकि कंटेंट राइटिंग और एडवर्टाइजिंग, ब्रांड, इन सब चीज़ों में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और सब लोगों को लगता है कि अगर ये चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा आम हो गई तो इससे जॉब चली जाएगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है लेकिन वो बेटर यूज के लिए आ रही है। वो आपके टाइम को बहुत कम टाइम में आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बना के देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे कि पोर्ट्रेट्स बना रहा हूँ, मिड जर्नी एक एप्लीकेशन है, मैं उसके थ्रू बनाता हूँ। अब वो उससे सिर्फ पोर्ट्रेट्स नहीं बनते, उससे आप बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आप किसी ब्रांड की एडवर्टाइजिंग भी उससे कर सकते हैं। आप इवन अपने रूम को अगर आपको देखना है कि मुझे अगर मेरा रूम है तो मुझे कोई चेंजेस वगैरह करनी है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, वो उसमें क्या इनोवेशन आ सकती है रूम में। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके और आज का इस्तेमाल कर रहे हैं। बताइएगा कि पॉजिटिवली इसका इस्तेमाल किस तरीके से, जिस तरह से आपने बताया है कि इसमें जो है वो आप अपने रूम को दोबारा से रेनोवेट या डेकोरेट कर सकते हैं, बहुत सारे पोर्ट्रेट्स बन सकते हैं, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हो रही। आगे क्या क्या इनोवेशन होती जा रही है और क्या स्पेसिफिक इसके लिए कोई ऐप है या कोई डिफरेंट ऐप्स है? क्योंकि अगर मैं देख रही हूँ तो स्नैपचैट का अपना जो है वो AI है, बाकी ऐप्स का अपना है, तो ये क्या इनमें डिफरेंस क्या है? कामरान से हमारा राब्ता जो है वो थोड़ा सा मुनक़ता हो चुका है, लेकिन हमारी कोशिश है कि दोबारा इसको रिज्यूम करें और कामरान से इस बारे में जाने कि AI की टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरीके से मुस्बत तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे इस वक्त डंडी मार रहे हैं और वो ये कर रहे हैं कि AI की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अपनी असाइनमेंट्स बना रहे हैं, वहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, प्लेजरिज्म कर रहे हैं। तो वो भी कभी कभी चल जाता है, लेकिन कोशिश ये करें कि आप खुद से जो है वो चीज़ों को प्रोडक्टिवली करें और अपने माइंड को जो है वो बेहतर तरीके से उसमें इस्तेमाल करें। तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि आप किस तरीके से अपने माइंड को, इस चीज़ को पॉजिटिवली जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और AI की टेक्नोलॉजी बहुत चीज़ों में आ भी रही है। मैं भी अगर देखूं तो चीज़ें जो है वो आती जा रही हैं, तो वो टेक्नोलॉजी जो है वो आप पॉजिटिव, कोई भी टेक्नोलॉजी अच्छी या बुरी नहीं होती, पॉजिटिवली अगर उसको इस्तेमाल किया जाए तो ये बेहतरीन होगी। इस वक्त मैं आपके साथ ना एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ और वो स्टोरी ये है कि आजकल जब मैं सुबह आती हूँ तो मुझे बड़ी डिफरेंट चीज़ देखने को मिलती है और वो ये है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद की अगर मैं बिलखसूस बात करूँ तो बहुत सारी ख़वातीन मुझे बाइक्स पे आती हुई नज़र आ रही हैं, बाइक्स या स्कूटीज़ का इस्तेमाल कर रही हैं। तो मुझे एक बड़ा अच्छा चेंज नज़र आ रहा है, एक पॉजिटिव चेंज नज़र आ रहा है। क्योंकि आज हम वर्ल्ड गर्ल चाइल्ड डे के हवाले से बात करें तो मुझे था कि ये चीज़ जो है वो हाईलाइट होनी चाहिए कि पाकिस्तान में किस तरीके से पॉजिटिवली चीज़ें जो है वो होती जा रही हैं। तो ऑफ कोर्स वो चीज़ें जो हैं वो होनी ज़रूरी है कि पाकिस्तानी जो ख़वातीन हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ती जा रही हैं और वो किस तरीके से अपना किरदार जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे निभाती जा रही हैं। और इसके साथ साथ आपको बताती चलूँ इंटरनेशनली भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ख़वातीन जो है वो बहुत सारे और मार्के भी करती जा रही हैं। तो उसके बारे में बताती चलूँ कि अमेरिका में 104 साल ज़ईफ़ खातून ने स्काई डाइविंग करके सबको हैरान कर दिया। वो कहते हैं कि एज जो है ना वो जस्ट अ नंबर है और ये चीज़ जो है वो इन्होंने बेहतरीन तरीके से साबित कर दी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये जो वॉकर के सहारे चलने वाली खातून है, 104 साल खातून, इन्होंने स्काई डाइविंग करके एक नया मार्का जो है वो सामने लेके आई हैं। और ये आपको उनके विजुअल्स भी नज़र आ रहे हैं कि किस तरीके से आ रही हैं और बड़ी हैप्पी इनकी जर्नी है और बड़ा इनका ये एडवेंचर जो है ये बड़े पॉजिटिवली गया है। लेकिन ऑफ कोर्स एज इज़ जस्ट अ नंबर। तो वो हजूम से बात करते हुए बड़ी बता रही है कि एज जो है वो एक सिर्फ कुछ आदाद हैं जिनको आप जो है वो सिर्फ आप कंसिडर कर सकते, लेकिन आपका अपना जज्बा है, आपकी अपनी एनर्जी है,
तो आप उसको किस तरीके से पॉजिटिवली कंज्यूम कर सकते हैं, तो ये बेहतरीन चीज़ है। इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि एक और नई चीज़ जो है वो इन्वेंट हुई है। आपको वैसे पता था कि जायके जो है वो थोड़े से होते हैं, या तो नमकीन होता है या मीठा होता है या कड़वा होता है, ठीक है, और इसके अलावा हमें किसी जायके का नहीं पता था, या फिर कोई चीज़ जो है वो टेस्टलेस होती है। लेकिन अब एक नई रिसर्च हुई है और उसके मुताबिक पता चला कि एक और जायका जो है वो भी दुनिया में मौजूद है और जायकों की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के साइंसदानों ने दावा किया है कि हमारी ज़बान जो है वो अमोनियम क्लोराइड को जिस तरह महसूस करती है, इसको हमारे छठे जायके के तौर पर जो है वो शुमार किया जा सकता है। गुज़िश्ता कई दहाइयों से साइंसदान ये बात जानते थे कि हमारी ज़ुबान अमोनियम क्लोराइड पर रद्द-ए-अमल देती है, लेकिन अब तक इसके पीछे मौजूदा जो वजह थी वो वाज़ेह नहीं हो सकी थी, लेकिन अब जो है वो इसको छठे जायके के तौर पर जो है वो रिकग्नाइज़ कर लिया गया, कंसिडर कर लिया गया। तो ऑफकोर्स बड़ी चीज़ें जो है वो इनोवेशन होती जा रही है, और AI की टेक्नोलॉजी में अगर इनोवेशन होती जा रही है तो ऑफकोर्स हमारे पास ये चीज़ भी थी कि हम आपको इसके साथ साथ जो है ये चीज़ें भी बताते रहें कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में कौन कौन सी नई इनोवेशंस जो है वो आती जा रही हैं, ठीक है। और अब कामरान के साथ हमारा राब्ता जो है वो दोबारा रिज्यूम हो चुका है, तो कामरान से जानते हैं कि कामरान ये बताइएगा कि डिफरेंट ऐप्स जो हैं उनके पास जो AI की टेक्नोलॉजी है वो किस तरीके से है, क्या ये डिफरेंट है या फिर इनकी सेम पैटर्न जो है वो उस पर चल रही है, या क्या इसमें ख़ास खसूसियात क्या हैं? अच्छा, दो तीन तरह की ऐप्स हैं, सबके अपने अपने अलग अलग हैं। जैसे एक मिड जर्नी ऐप है, वो पोर्ट्रेट्स वगैरह क्रिएट करती है, वो आपकी ब्रांड एडवर्टाइजिंग में यूज़ हो सकती है, वो डिफरेंट चीज़ों में ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा चैट GPT आजकल लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वो कंटेंट राइटिंग में आपके लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आती है, और आप उससे जो पूछना चाहें, मतलब जो पहले गूगल से आप यूज़ कर सकते थे वो आप चैट GPT से पूछें, वो आपको उसमें बहुत ज़्यादा एनहांस करके बता देती है चैट GPT। अच्छा कामरान, यहाँ पे कॉपीराइट्स का इशू नहीं आता, क्योंकि अगर एक चीज़ आ रही है तो बहुत सारे लोगों के पास सेम तरीके से आ रही है, तो उस चीज़ को कैसे हल किया जाए? आई एम सॉरी, नॉट, दोबारा बताइएगा। मुझे बताइएगा, मैं ये पूछ रही हूँ कि जब आप इस तरीके से AI की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल चैट GPT में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या कॉपीराइट्स का इशू नहीं आता? उस चीज़ को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं हम? नहीं, बिल्कुल कॉपीराइट का इशू नहीं आता, क्योंकि ये जो गूगल पे है, गूगल की इंफॉर्मेशन वो कर रहा है, वो डिफरेंट इवन कहीं भी अगर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है ना, वो चैट GPT आपको निकाल के देता है, आप उससे कुछ भी पूछ सकते हैं, वो आपको निकाल के देता है इंफॉर्मेशन। ठीक है। अच्छा कामरान, आप मुख्तलिफ किस्म के पोर्ट्रेट्स बना रहे हैं, तो क्या इसमें भी ये होता है कि कुछ लोगों को इस पर एतराज़ भी हो सकता है, क्योंकि वो ऑफ कोर्स मिसयूज़ भी हो सकते हैं, तो क्या ये चीज़ एक पॉजिटिव है या इस चीज़ को नेगेटिवली भी इस्तेमाल किया जा सकता है? अच्छा, इस तरह की बहुत सारी ऐप्स आई हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि एतराज़ भी हो सकता है और गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, लेकिन जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मैं मिड जर्नी यूज़ कर रहा हूँ, मिड जर्नी में आप अगर कुछ भी गलत यूज़ करने की ट्राई करेंगे, कुछ करेंगे, तो वो आपको इनवैलिड आ जाता है, और इवन वार्निंग भी आ जाती है कि आप इसको इस तरह यूज़ नहीं कर सकते। तो इससे क्या दूसरों के राइट्स जो हैं वो नहीं इफेक्ट होते? क्योंकि ऑफ कोर्स अगर फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरी पर्सनैलिटी को इस्तेमाल कर रहा है, मेरी कोई आवाज़ को इस्तेमाल कर रहा है, तो वो तो बहुत सारी जगहों पे मिसयूज़ भी हो जाएगी। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, ऐसा हो भी रहा है। तो मैं जैसे कि बता रहा हूँ कि जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उसमें काफ़ी कंप्लाइंस हैं अब तक, लेकिन इसके अलावा आपको तो पता है हर जगह प्राइवेसी और इस तरह की तो एप्लीकेशन बनती रहती हैं, और वो हमेशा से ही बन रही हैं। इवन लोग इससे पहले डॉग फोटोशॉप बनाकर भी गलत इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो तो होगा, उसका तो रोकना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन जो ऑफिशियल हैं और जिनका ज़्यादा इस्तेमाल है, जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, उसमें काफ़ी कंप्लाइंस हैं। तो क्या कामरान, ये जो AI की टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ हो रहा है, इसके लिए कोई प्रॉपरली रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं या लॉज भी मौजूद हैं जो कि इसको काउंटर कर रहे हैं इसके अगेंस्ट? साइबर जो हैं, जितने भी रूल्स हैं और वो हैं, वो तो हमेशा रहेंगे, और वो ही इन पे इस्तेमाल हो सकते हैं कि अगर आपको कहीं नज़र आता है कि कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है या कोई आपको इशू है, तो आप वही साइबर पे जा सकते हैं। तो आप ये बताइएगा कि जितने भी हमारे यंगस्टर्स इस वक्त AI की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको पॉजिटिव और मुस्बत इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? अच्छा, वही बात है कि आप इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं फ़ायदे के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं सिर्फ जो मिड जर्नी यूज़ कर रहा हूँ, उससे आप इवन ब्रांड मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं, आप उसमें पास्ट, अगर कोई एक जगह आपको उसको पास्ट में देखना है, आप उसका पास्ट देख सकते हैं, प्रेजेंट देख सकते हैं, फ्यूचर देख सकते हैं। तो इसको बहुत से यूजेज हैं जो हर इंडस्ट्री में आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और इसका पॉजिटिव ही यूज़ करना चाहिए, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
अच्छा, क्या इसके ऊपर प्रॉपरली जो है वो सेमिनार्स होने चाहिए, या फिर मैं आपको बोलूँ कि प्रॉपरली इसके ऊपर कोई ना कोई जो है ना वो चीज़ होनी चाहिए जो आपको प्रॉपरली सिखा रही है और आपको बता रही है कि इसके डूज एंड डोंट्स क्या होंगे? बिल्कुल ऐसे फ्यूचर सेमिनार होने चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही फ्यूचर है। जितना ये यूज लोग कर रहे हैं और इवन वर्ल्ड वाइड जो यूज हो रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फ्यूचर। तो इस पे आप बहुत ज़्यादा सेमिनार होने चाहिए। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस भी पड़ेंगी सीखने के लिए, और मैं तो कहूँगा कि इस पे सेमिनार्स किए जाएं, पाकिस्तान में भी काफ़ी कोर्सेज भी करवाए जाएं। बिल्कुल ऐसे ही कि हर टेक्नोलॉजी को जो है वो आप पॉजिटिवली इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच कामरान अफजल खान जदून हमारे साथ बात करने को, हाईलाइट करने के लिए कि कोई भी टेक्नोलॉजी जो है वो अच्छी या बुरी नहीं होती, आपका इस्तेमाल जो है उसको अच्छा या बुरा बनाता है। जो एक सेलफोन आपके हाथ में है वो भी अच्छा या बुरा नहीं है, आपका इस्तेमाल, आप उसको किस तरीके से कंस्ट्रक्टिवली या पॉजिटिवली इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसको अच्छा या बुरा बना देता है। तो आप उससे बेहतर तरीका यही है कि आप उसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करें, आप उसको अपने किसी गोल्स के लिए इस्तेमाल करें, कोई अच्छी चीज़ें करने के लिए जो कि आपके लिए भी हेल्पफुल हो और दूसरे लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो। इसके साथ साथ सुबह पाकिस्तान का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ जाता है। हमने बहुत सारी डिस्कशन की। वी होप कि आज का प्रोग्राम जो है वो आपको अच्छा लगा होगा। हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, उसके ऊपर आप हमें अपना जितना भी रिस्पॉन्स है, फीडबैक है, वो ज़रूर बताइएगा। और कल तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, क्योंकि हमने और भी कल के लिए आपके लिए बहुत सारी चीज़ें रेडी करनी है, लेकिन हमें कल तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।